2003 में 8 करोड़ का रेवेन्यू था, 2004 में 22 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, ऑलमोस्ट 3x। जब कंपनी 8 से 80 करोड़ हुई, एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ। इनफैक्ट 2 प्रोडक्ट जो छोटे छोटे कंपनी में थे वो डिसकंटिन्यू किए। 500 करोड़ में ब्रेकडाउन क्या होगा ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन? 1% ऑफ द टॉप लाइन होगा। दैट्स इट। 99% ऑफ। क्यूकॉम वर्क्स ऑन डार्क स्टोर्स, और डार्क स्टोर्स की टिपिकल उनकी जो लिमिट है 3000 SKUs ही रख सकते हैं, उतनी लिमिट से। ये क्विक कॉमर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उनको लगा कि निलॉन सक्सेसफुल है और निलॉन ने ये सब किया तो मैंने भी ये करना चाहिए। आज 8 से 10 कंपनी ऐसी है जो रीजनेबल 150-200 करोड़ की कंपनी है, जिन्होंने सब ने यही करा और वो सब एक ही साइज में अटक के रह गई है। बिकॉज जब बिजनेस छोटा होता है तो उसमें 70% आर्ट होता है, 30% साइंस होता है। और जब बिजनेस बड़ा होता है उसमें 80% साइंस होता है, 20% आर्ट होता है। तो 2009 में हमने बोला कि हमको बड़ा कंपनी बननी है, अगर 3-5 हज़ार करोड़ की कंपनी बननी है तो हमको एक बड़े मार्केट में जाना पड़ेगा। तो हमने वो 35 रुपीज़ के मार्केट किचन में घुस गया। किचन में घुसे। एवरी कैटेगरी जहां आप एंटर कर रहे हो, आप अपने 10 दुश्मन और खड़े कर रहे हो। जो कैटेगरी पिकल की 5% से ग्रो हो रही है, हमने लास्ट 3 साल में पिकल में 20% पर ईयर ग्रोथ ली। इफ यू वांट टू रियली क्रिएट अ फुल ब्रांड, यू कैन नॉट डू इट इन 2 years। इट्स अ 7 to 8 years ऑफ कंसिस्टेंट ब्रांड बिल्डिंग होता है। अनमोटिवेटेड लोगों को मोटिवेट कैसे करें? वेलकम बैक टू अनदर मास्टर क्लास पॉडकास्ट। आज के हमारे पॉडकास्ट में आए हैं निलॉन्स के फाउंडर, जिनके साथ हम बात करते हैं कैसे उन्होंने एक जीरो से लेके 200 करोड़ की कंपनी बनाई। ब्रांड बिल्डिंग उन्होंने कैसे किया था, एक टीम को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया 6 स्टेप का एक प्रोसेस बताया था। आज इतना पैसा क्विक कॉमर्स में क्यों डाल रहे हैं लोग और इतना क्विक कॉमर्स क्यों चल रहा है और आप ये सबसे कैसे पैसे कमा सकते हो या कुछ सीख सकते हो, ये सारी चीजें इस पॉडकास्ट में है। तो देखो और सीखो। निलॉन स्टार्ट कब किया था आपके पापा ने? 1962 में। 1962 में किया था। एंड आपने कब ज्वाइन किया? 2001। मतलब मैं तो ज्वाइन कर गया उनके, मेरे को पॉलीमर का लाइन स्टार्ट करना था, तो उनके अंडर बिजनेस कैसे चलता है, तो 99 में इंजीनियरिंग करके आया एंड देन उनके साथ ज्वाइन कर गया। देन 2000 के नवंबर में मुझे IIM अहमदाबाद का, और मैंने फिर 2000 लीडरशिप प्रोग्राम मिला, और मैं जलगांव में MBA फुल टाइम भी कर रहा था। तो लीडरशिप मिल गया, तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं लिखा, मैं चला गया कोर्स के लिए। अप्रैल में आके फिर दोनों सेमेस्टर का इकट्ठे लिख लिया एग्जाम। अगस्त में उस साल उनकी डेथ हो गई, सितंबर में, 3 सितंबर 2001 में। तब 23 साल के थे? तब 24 साल का था। हाँ, मतलब 23 अगस्त 10 उनके फादर के डेथ 10 डेज पहले 24 हुआ। बट जब निलॉन स्टार्ट हुआ था, तब जब आपको अर्लीस्ट मेमोरी क्या है निलॉन्स की? तो हमको डेली बेसिस पे पापा का एक प्रोजेक्ट होता था छुट्टियों में, इवन इन द स्टैंडर्ड ऑफ 5th-6th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, कि फैक्ट्री में जाओ, आधा 1 घंटा घूम के, और एक चीज़ क्या गलत दिखी वो लेके आओ। एक चीज़ फैक्ट्री में एक चीज़ जो सही होती हुई नहीं दिख रही है लेके आओ। तो वो हंट के लिए हमको भेजते थे, तो वो जाना फैक्ट्री में देखना, ताकि वहाँ से हमारी इंक्विजिटिवनेस या क्यूरियसिटी, प्रॉब्लम ढूंढना चालू हो। तो ये तो बचपन में 5th-6th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट किया। तो फिर वो, और मेरे जैसे कजिन्स भी जाते थे, सभी लोग जाते थे, तो कौन सबसे अच्छी प्रॉब्लम ढूंढ के आया है, या कौन, उसकी फिर शाम को एक कंपटीशन होना कि कौन किसने कैसे किया है। तो आपका अपब्रिंगिंग इज प्रॉपर Tier 3, Tier 2, Tier 2 हाँ, वो विलेज तो 20,000 का आज है, उस समय तो 8,000 की बस्ती थी, और मेरे साल के 3 महीने वहाँ बीतते थे। तो आपको ऐसे नहीं लगता था, क्योंकि मैं तालचर में मैंने अपना स्कूल किया है, तालचर आपको पता नहीं होगा, इट्स वैसे ही उत्तराखंड जैसे समझ लो आप, ओडिशा में है ये भुवनेश्वर से 200 किलोमीटर दूर है, 4 घंटे लगते थे मैं वहाँ से जाने में। तो मैंने स्कूलिंग नहीं करी है, एक्सपोजर कुछ नहीं होता था, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस में नहीं, हमको क्या होता था ना, तो आई रिमेंबर आई हैव रेड हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेगी की इन स्टैंडर्ड 5th-6th। तो हमारा ये सब पापा का जो होता था कि सारे जो कजिन्स आए हैं, वो एवरी डे आफ्टरनून, समर के वैकेशन में, आज ये किताब आपको कुछ, आज मिमिक्री करनी है, आपको कुछ एक्टिंग करनी है, आपको एक बुक पढ़नी है, उसने क्या सीखा उसकी स्पीच देनी है। तो ये बुक्स, मतलब नेपोलियन हिल की जी, वो पॉजिटिव माइंडसेट वाली, ये सारी 5th-6th-7th स्टैंडर्ड की पढ़ी हुई है। और हम लोग एवरी आफ्टरनून उस समय ओशो रजनीश को लेके 1 घंटा सब लोग बैठते थे, और ओशो रजनीश की जो ऑडियो होती थी, ऑडियो सुनते थे, उसके बाद क्या समझा उसके ऊपर डिस्कशन करो। तो वो फिलोसफी ऑफ लाइफ, फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअलिटी है ना, ये सब 6th-7th स्टैंडर्ड की से हो। दिस इज व्हाट 1990s 1990s। Sounds like your dad was way ahead of his time. Right. And Nilons का क्या status था इस समय? Nilons was a small company, big 8 crore. So till I got in, it was a 8 crore top line. 8 crore. So 1990. Okay, so my father moved into spirituality in the 1994. Big time. मतलब almost spending 4-5 hours, 6 hours in meditation, spirituality, reading books, writing books, everything. So his interest from the business was slowly reducing, and hence maybe he did not wanted me to join Nilons and do something of my own. इसलिए polymer engineering और वो सब हुआ। तो उन्होंने इसमें इंटरेस्ट ले लिया। तो he had kept a gentleman who was working then as a
प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिंग सीईओ एंड वो पापा के साथ पहले भी काम कर चुके थे इन 80s। एंड फिर वो इंदौर के थे तो उनको वापस जाना था, तो इंदौर शिफ्ट हो गए, फिर वापस 90s में 95-96 में आके तो पापा ने उनको कंपनी दे दी। एंड कंपनी वॉज वर्चुअली स्टक एट 8 करोड़ फ्रॉम 1994 टू 2001। तो 7 साल 8 करोड़ पे ही टॉप लाइन था। डू यू बिलीव इन दैट कि स्टैग्नेंट कंपनीज, लाइक अगर कंपनी ग्रो नहीं करती तो either ग्रोइंग कंपनी और डाइंग कंपनी हो गई थी। तो 7 साल कैसे टिक गई फिर? वो उनका पूरा फोकस था प्रॉफिटेबिलिटी एनहांसमेंट पे। तो वो प्राइस बढ़ाओ, मतलब आप एक्चुअली देखोगे तो वॉल्यूम डीग्रोथ ही हुआ होगा। प्राइस बढ़ाया ये करके तो प्रॉफिटेबिलिटी 7 साल में ऑलमोस्ट दुगनी कर दी होगी सेम टॉप लाइन पे। तो ही केप्ट वर्किंग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड दैट्स हाउ इट वर्क। व्हेन आई जॉइंड इन देन मुझे 2001 में तब क्या क्या प्रोडक्ट्स थे? पिकल्स, टूटी फ्रूटी, दीज वर गिविंग 96% ऑफ आवर टॉप लाइन। देन वी हैड जैम, केचप एंड सेवई। फुल पैन इंडिया चल रहा था ना तब तो? नहीं, हम लोग अराउंड 60% ऑफ द 55% ऑफ द कंट्री में थे। वी वर नॉट देयर दिल्ली एंड अपवर्ड्स, वी वर नॉट देयर महाराष्ट्र एट ऑल, वी वर नॉट देयर 4 states, then 4 states of south. And channels क्या थे तब? सारे GT, सारा GT। The gentleman who helped me grow the business, Rajiv Agarwal, who was the new CEO of the business and 2001 से 2021 तक साथ में थे, he then came in and so 2004 में राजीव जी आए एंड उधर भी मेरा ये था कि मुझे तो बिजनेस और बाहर का एक्सपीरियंस नहीं मिला है, तो आई गॉट समबडी हु वाज सिग्निफिकेंटली सीनियर देन मी। तो 1999 टू 2003 आप क्या करते थे? जो है फैक्ट्री, मैं मोस्टली फैक्ट्रीज देखता था, थोड़ा बहुत जो सेल्स की मीटिंग्स अटेंड करता था। एंड मैंने स्पेसिफिकली एक बॉम्बे एज अ मार्केट लिया कि मैं बॉम्बे को ओपन करता हूँ। हमारी बॉम्बे की सेल 0 थी, तो वाशी से स्टार्ट किया। तो एक दो जो नए इनिशिएटिव है, फॉर एग्जांपल जैसे कराची बेकरी में हमारा बिस्किट जाता है, टूटी फ्रूटी जाती है, जो बिस्किट है उसके अंदर जो फ्रूट है, वी आर द फ्रूट इनसाइड फ्रॉम डे वन। अच्छा, बैकवर्ड इंडियन वहाँ पे आपका है? हाँ, तो वी आर द, तो एवरी क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम हो या अमूल आइसक्रीम हो, सभी में फ्रूट हम लोग हैं अंदर। तो दैट टाइम आई सेड कि मैं एक काम करता हूँ, मैं कराची बेकरी इतना एक शहर की कंपनी है हैदराबाद में, नेशनल, उस समय उनके नेशनल सेल नहीं था, अपने शॉप से बिकता था, और ये महीने का हमसे 1-1.5 ट्रक टूटी फ्रूटी ले लेती है। अगर कोई नेशनल प्लेयर ब्रिटानिया या पार्ले ले ले और ऐसा कोई फ्रूट बिस्किट लॉन्च कर ले तो वी विल गो ये। तो फिर आई स्टार्टेड रोड टू पार्ले, मीटिंग अपॉइंटमेंट लिया, गया, जाके क्रैक करके उनसे वो बिस्किट भी लॉन्च करवाया। उस लेवल तक मैंने उस प्रोजेक्ट को। कितना टाइम लगा इसमें? 1-1.5 साल। क्या था उसका, अगर आप समझा सकते हो? हाउ डू यू क्रैक अ डील विद ब्रिटानिया पार्ले? पार्ले के साथ किया। तो पार्ले को पहले हमने मेल लिखा, फ़ोन किया, जाके फिजिकली उनका रिप्लाई आया तो आई वेंट फिजिकली, फिर बोलते हाँ दीपक देखते हैं, फिर सैम्पल्स भेजो, फिर करते कुराते सैम्पल्स करके फिर ट्रायल ये बिस्किट, फिर अभी कोई कंपनी में अभी ये प्रोडक्ट को फ्रीज किया है, अभी नहीं करेंगे तो रुक गया, फिर वापस काम आया। ऐसा करते करते 1.5 साल बाद, पर उसमें एक फंडामेंटल गैप ये था कि दे मेड द बिस्किट एज थिन एज अ मारी। और कराची बेकरी का बिस्किट आप देखोगे तो इट्स अ कुकी। तो आप टूटी फ्रूटी को एज थिन करोगे तो आप उसको इतना काट दोगे कि व्हेन यू बेक इट उसके अंदर की पूरी मॉइस्चर निकल जाएगी एंड इट विल बिकम वेरी हार्ड एंड वेरी स्टिकी। तो उनको मैं बोला कि ये आप इतना इसको, अच्छा उन्होंने मुझे प्रोडक्ट भी नहीं दिखाया बिकॉज वो पार्ले का सीक्रेट था हम क्या प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। जस्ट प्रोडक्ट लॉन्च होने के 3 दिन पहले बुलाया, देखो ये प्रोडक्ट बना है, और वो सब पैकेजिंग बन चुकी थी। अच्छा, व्हेन योर बिस्किट इज़ हॉट, टूटी फ्रूटी हैज़ द मॉइस्चर, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे तो 15 दिन तक तो फ्रूट बिस्किट अच्छा चल रहा था, बट 15-20 दिन बाद जब वो मार्केट में गया तो मेजर कंप्लेंट आई कि टेस्ट बहुत अच्छा है लेकिन टूटी फ्रूटी बहुत स्टिकी और बहुत हार्ड है। एंड ऑलमोस्ट दिस कंपनी स्केल ऑल्सो फास्ट, तो उन्होंने अपने 4 फैक्ट्री में लॉन्च किया। हमसे ऑलमोस्ट उस समय में 10-15 ट्रक टूटी फ्रूटी ली, विच इज़ उस समय के लिए तो बड़ा बिजनेस था। जो कराची बेकरी महीने में 1 लेता था, इसने इकट्ठे 10-15 ट्रक ली। बट अल्टीमेटली बिस्किट बंद किया तो आखिरी में 4-5 ट्रक टूटी फ्रूटी उनके पास बच भी गई, जो हम लोग ने वापस भी ली, विच वॉज अ वेरी गुड जेस्चर फॉर कि भैया आपने माल वापस लिया। एंड उसके बाद जब उन्होंने केक्स लॉन्च किए तो दैट टाइम देन वी ऑल्सो गॉट अ फर्स्ट चॉइस कि हाँ क्योंकि निलॉन्स हैज बीन विद अस, तो फिर केक्स लॉन्च किए, तो केक्स में टूटी फ्रूटी फिर हमारी ही जाने लगी। तो वो लेटेस्ट स्टेज था। बट ये तो वो क्या करता था, तो इस प्रकार के क्या इनिशिएटिव्स ले सकता हूँ। सिमिलरली मेरे साथ IIM अहमदाबाद में एक बंदी थी, शी वॉज इन मार्जरीन एंड कलकत्ता से थी। तो मार्जरीन भी बेकरी में बहुत जाता है, तो कलकत्ता में मॉन्जिनीस था, तो मॉन्जिनीस में उनका जाता था। तो मैं बोला कैन यू कनेक्ट मी टू मॉन्जिनीस, तो मैं वहाँ पे भी बेकरी में टूटी फ्रूटी जा सकता है केक्स में।
देन शी अरेंज द मीटिंग, मैं कोलकाता गया एंड मॉन्जिनीज में स्टार्ट किया. तो आई वाज ट्राइंग टू build businesses by. So basically you always had an eye for opportunity. Though 1999 to 2003 was a time when you're not in control, you were also learning your way into the system, but at the same time you're like, what can I do with whatever I have, and figuring that way out. That was your mindset. Yes, got it. And 2003 se you started leading the company. So last 21 years you have been. I've been so 2001 se I was there, but I leading full time is 2003 and alongside Rajiv sir. Rajiv ji came on in March of 2004. Got it. तो आप ये बोल सकते हो कि till Rajiv ji was there, he was the man who had more power than me. So till 2001. But you only hired Rajiv. I hired, but when he came in, he was significant. I was still 27. Rajiv was 45. He has worked in ITC. Has worked. पहले ये बताओ आप कि आपने राजीव जी को हायर क्यों किया? एंड कंपनी का स्टेटस इस समय क्या था इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज, प्रॉब्लम सॉल्यूशन? अभी भी 8-9 करोड़ पे अटके हुए थे. ठीक है, अभी 8-9 करोड़ पे अटके हुए थे. और एक चीज़ मुझे पक्का था कि जो भी एजुकेशन बैकग्राउंड था या जो चीज़ें सीखी थी कि यू हायर पीपल बेटर देन यू एंड अलाउ देम टू रन द बिजनेस. ये क्लैरिटी आपने कहाँ सीखा था? IIM में सीखा था, या जो भी जितनी किताबें पढ़ी थी उसमें ये क्लियरली आ रहा था, आप अपने से बेटर व्यक्ति को लाओ, उसको बिजनेस चलाने दो. तो जब राजीव जी आए और उनका सिंपल ही. आपको कहाँ से मिले राजीव? सो आई वेंट टू द प्रोफेसर्स हु टॉट मी टाइम अहमदाबाद एंड आई टोल्ड देम कि आप इतनी इंडस्ट्री को कंसल्ट करते हो तो यू माइट हैव कम विद सर्टन गुड मैनेजर्स who can help grow the business, so if you can connect me to somebody. So reference से. So one of the professor Nirmal Gupta introduced me to Rajiv ji. तो वहाँ राजीव जी से मुलाकात हुई. Well accomplished व्यक्ति थे. तो when he was coming to Nilons for a 8-9 करोड़ कंपनी, वो अपने करंट कंपनी से भी 2% 3% साइज की कंपनी में आ रहे थे. तो उनका सिंपल पॉइंट था कि आई एम कमिंग, और बट मेरा एक ही कंडीशन होगा कि आई विल ड्राइव इट, एंड वेर एवर देर इज अ डिफरेंस ऑफ व्यू और ओपिनियन बिटवीन द टू ऑफ अस, माई ओपिनियन विल बी द फाइनल ओपिनियन. तो इफ़ यू आर ओके विद दिस देन तो मैं आता हूँ, अदरवाइज आई विल नॉट. बिकॉज काफ़ी बार ऐसा फैमिली मैनेज बिजनेस में ये हो जाता है कि आप लेके तो आते हो लेकिन आप फ्रीडम सुनते खुद की. राइट. तो वो चीज़ को हम अग्री करें, एंड दैट्स वेयर ही केम इन. He had significant skills, especially skills to you can say, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिजनेस से दो, अभी हम स्टार्टअप्स की दुनिया में भी है और ये मेरी हाइंडसाइट है, बट ये बहुत अभी फर्म हाइंडसाइट हो चुकी है कि बिजनेस के दो एस्पेक्ट्स होते हैं. बिजनेस में एक एस्पेक्ट होता है आर्ट, और बिजनेस में एक एस्पेक्ट होता है साइंस. जब बिजनेस छोटा होता है तो उसमें 70% आर्ट होता है, 30% साइंस होता है. और जब बिजनेस बड़ा होता है उसमें 80% साइंस होता है 20% आर्ट होता है. और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आर्ट जो है ना, इट कम्स फ्रॉम आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट आर पीपल हु क्रिएट मैजिक, राइट. तो जो स्टार्टिंग में आर्ट जब बोल रहा हूँ तो देर आर एक ऑर्गेनाइजेशन में 2-4-5 लोग होते हैं जो दीवानगी लाते हैं. वो 16 घंटा काम करते हैं, 18 घंटा काम करते हैं. उनको पैसे से लेना देना नहीं होता, उनको अप्रिसिएशन से लेना देना होता है. उनको लगता है कि हाँ, मैंने आपके लिए ये दुनिया बदल दी और आप उनको धन्यवाद दो, तो वो उनके लिए सैलरी से 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है. तो राजीव जी को मैं एक ऐसा व्यक्ति बोलता हूँ जिनके पास ये बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ट था, और वो ऐसे आर्टिस्ट जो अपने टीम में लाके उनके भी उस आर्ट को बढ़ावा देते थे. तो उसके कारण उन्होंने नीचे भी बहुत 8-9 करोड़ पे. लेकिन आपकी कंपनी किस लेवल पे थी? आर्ट वाले लेवल पे थी कि साइंस वाले लेवल पे थी? आर्ट. उसमें थोड़ा बहुत साइंस होता था, एनालिसिस और ये सब, लेकिन आर्ट ही था. लेकिन ये वाला जो आर्टिस्ट था, ये अलग ही लेवल का काम हुआ. राजीव जी जिस साल आए, पहले साल ही 8 करोड़ की टर्नओवर 22 करोड़ पे हो गई. तो उन्होंने इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करते. लेकिन हाँ, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, बेसिकली क्वाइट अ गुड पॉइंट. तो आप कह रहे हो कि स्टार्टिंग में आर्ट हैवी होता है, बाद में साइंस हो जाता है. और इसका पैरेलल, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इज कि स्टार्टिंग में जब आप 1-2-5 लोग काम कर रहे होते हो, आप बस काम ढूंढ रहे होते हो, जुगाड़ कर रहे होते हो, अलग अलग तरीके से काम लेके आते हो, उसको डिलीवर करते हो, अच्छा काम देते हो, एंड दैट इज द आर्ट बिहाइंड इट. एंड एज यू ग्रो, आपको और क्लाइंट मिलते हैं, आपका रेवेन्यू बढ़ता है, आपको सिस्टम्स और प्रोसेसेस लाना शुरू करने पड़ते हैं, आपको राइट काइंड ऑफ हायरिंग करनी पड़ती है, जो साइंस बन जाता है. सो बेसिकली ना, हर फील्ड में लोअर हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, राइट. लेकिन काफ़ी बार और हायर हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, राइट, हर फील्ड में. तो लोअर हैंगिंग फ्रूट्स तो सबको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसको निकालने के लिए में आपको थोड़ा छलांग लगानी पड़ती है, कूदना पड़ता है, थोड़ी दीवानगी तो लगती है. लेकिन लोअर हैंगिंग फ्रूट्स रहते हैं. तो अगर आप लोगों की एनर्जी चैनलाइज कर दो तो वो लोअर हैंगिंग फ्रूट तोड़ के लाना पॉसिबल होता है. और ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आर्टिस्ट वाला काम है कि ठीक है ना, पंजाब में हम कभी गए नहीं, महाराष्ट्र में गए नहीं, कंपटीशन तो हर जगह रहेगी, लेकिन उस बॉम्बे के मार्केट में भी जहाँ आज तक कभी गए नहीं, पूना में नहीं गए, वहाँ पे भी एक लोअर हैंगिंग अपॉर्चुनिटीज़ तो अवेलेबल है.
लेकिन वो आदमी को अपॉर्चुनिटी दिखेगी या चैलेंज दिखेगा, वो जो व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी दिखेगी वो लोअर हैंगिंग फ्रूट ले आ पाएगा। और उसको दिखने के लिए उसको ये फील होना चाहिए मैं कर सकता हूँ, उसको ये फील होना चाहिए मैं करूँगा तो मुझे शाबाशी मिलेगी, उसको ये फील होगा कि हाँ मेरे को करने का फ्रीडम है। तो राजीव जी का जो अप्रोच था कि उसको रूल्स ब्रेक करने पड़ेंगे। तो सपोज़ मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो इतनी एरिया लेके बैठा है और वो जस्टिस नहीं कर रहा है, तो एरिया को काट के 2 डिस्ट्रीब्यूटर में बांट दे रहा है। अब वो जो डिस्ट्रीब्यूटर 10 साल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो चिल्लाएगा कि मैंने यहाँ तक लाया तुमने। तो उस केस में राजीव जी वो जो लीडर है उसके साथ खड़े रहेंगे कि भाई ये मेरा जो ये लीडर है, ये उस एरिया का CEO है, वो जो डिसीजन लेगा वही फाइनल है। तो उसको वो जो पावर आपने ट्रांसफ़र कर दी कि तुम्हारा डिसीजन फाइनल है, तो वहाँ से ही फील्स मोर एनर्जाइज, मोर रिस्पॉन्सिबल। और वो जाके और इस प्रकार की, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो श्योरली एक आदमी को आपने बड़ी एरिया दे रखी है तो वो सारा जहाँ से क्रीम है वो लेगा, जहाँ पे एफर्ट है उसको छोड़ देगा। लेकिन जब उसको काट दोगे तो उसको उतना ही धंधा चाहिए, तो थोड़ा वो नेक्स्ट लेवल पे भी जाएगा। तो ये सारे जो डिसीजन स्टार्टिंग में लिए जाते थे, उन डिसीजंस को सपोर्ट करना, वैसे लोगों को सपोर्ट करना कि लोग बोले यार ये आदमी मेरा जो बॉस है ना मुझे समझता है, ये मेरे को फ्रीडम देता है। जब पीपल्स पर्सन, ही वाज पीपल्स पर्सन। सो 2003 में 8 करोड़ का रेवेन्यू था, 2004 में 22 करोड़ हो गया, 3x। मुझे मतलब आप पकड़ लीजिए 2008 में जब हमने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ली हम पहुंच चुके थे 80 करोड़। टू 80 करोड़ वाज इन मैटर ऑफ 5 years। तो 2003 में आपकी कंपनी में क्या प्रॉब्लम थी आपके हिसाब से, क्या बॉटलनेक आ गए थे जिसकी वजह से ग्रो नहीं कर पा रहे थे, और उन्होंने क्या सॉल्व किया इन लाइक 3 पॉइंटर्स जो 22 में? अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट, तो एक उन्होंने किया कि हमारी जो प्रोडक्ट थी, प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम इतनी थी कि हम जो काम कर रहे थे वही कर रहे थे कि भाई आपने लड़कों को एक टारगेट दिया है और वो टारगेट किया तो शाबाशी, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, यही डिस्कशंस होते थे। और आप मार्केट को जाके मार्केट को क्या चाहिए वो कभी नहीं समझते थे। आप सिर्फ लड़कों को बोलते थे ये टारगेट है, ये करना है, राइट। तो राजीव जी का जो इनिशियल डेज रहा कि हम लोग ने अपने आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर ली। बोले आप पीछे ऑपरेशन संभालो, आप प्रोक्योरमेंट संभालो, प्रोडक्ट, हाँ, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट संभालो, मैं सामने सेल्स, मार्केटिंग और फिनेंस को हम संभालते हैं। तो ही वॉज ऑलमोस्ट, यू कैन से इन द फर्स्ट 2-3 years ऑफ द बिजनेस ही वॉज 150 days 200 days ऑन ट्रैवल। तो राजीव जी के और पुराने जो प्रेसिडेंट साहब के बीच में डिफरेंस है, शायद से पुराने प्रेसिडेंट साहब साल में 10 दिन ट्रैवल करते होंगे, ये 200 दिन ट्रैवल किए। तो जब आप 200 दिन ट्रैवल कर रहे हो तो आप ऑन ग्राउंड हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रहे हो, सुपर स्टॉकिस्ट से मिल रहे हो, लड़कों से मिल रहे हो, दुकानदारों से मिल रहे हो, क्या इश्यूज़ है उसको समझ रहे हो। तो वो एस्पेक्ट वाज द सबसे बिगेस्ट डिफरेंशिएटर। अगर मैं बोलूँ कि सिंगल लार्जेस्ट डिफरेंशिएटर इज़ व्हाट मार्केट वांट्स, उसको समझना और वैसा देना। स्पीक टू योर कस्टमर एंड अंडरस्टैंड उनको क्या चाहिए, एंड उनकी भी एनर्जी को चैनलाइज करना। हमारे पास जब राजीव जी आए थे टोटल सेल्स में 35 लोग थे, आज वी आर 900 पीपल, उस समय 35 लोग थे, राइट। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास 300 थे। तो आप 35 लोगों के साथ क्या करोगे, आप 300 लोगों को भी चैनलाइज करो। तो उन्होंने एक वो कंसेप्ट चालू किया कि हम हर साल डीलर मीटिंग करेंगे, सारे डीलर्स को भी। तो 80% डीलर मीटिंग में आते हैं। अब उस दिन आज आप जो ऑर्डर बुक करोगे, और डीलर इज जनरल ट्रेड वाले, हाँ, जो थोड़ा समझा दो आप जनता को। डीलर जो होता है मतलब जो जनरल ट्रेड के दुकानों पे माल। जनरल ट्रेड क्या होता है? जनरल ट्रेड जिसको हम बोलते हैं किराना दुकान, मॉम एंड पॉप स्टोर्स। एक मॉडर्न ट्रेड हो गया जो आपका डीमार्ट, रिलायंस हो गया। अब उनके बीच में एक और आ गया है स्टैंड और मॉडर्न ट्रेड। जो मॉडर्न ट्रेड है जहाँ आप खुद जाके खरीद रहे हो, खुद ट्रॉली या बास्केट ले जा रहे हो, बट वो चेन नहीं है, उनके 2-4-5 आउटलेट है, वो दे आर नॉट अ नेशनल चेन। जीटी इज बिगेस्ट इन इंडिया। जीटी इज बिगेस्ट, लगभग 1 करोड़ आउटलेट हम बोलते हैं जीटी के है आज के डेट में इंडिया में। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो ये जीटी के आउटलेट्स को या मॉडर्न ट्रेड को या एसएमटी को सप्लाई करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनकी एनर्जी को हमने आज तक कभी चैनलाइज नहीं किया था। इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग की, ट्रांजैक्शनल था बेसिकली, रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल था। तो इनको भी, तो आज 300 डिस्ट्रीब्यूटर पास कंपनी का जो CEO है उसका नंबर आ गया। कहीं भी मुझे तकलीफ है तो आप फ़ोन कर सकते हो। तो एक्सेसिबिलिटी टू द टॉप मैनेजमेंट पूरे देश के लिए खुल गई। डीलर वाली, डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि हम टॉप मैनेजमेंट को सीधा पहुंच सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसकी आपने अप्रोच पूरी ओपन कर दी। तो उससे क्या हुआ कि हर एक आदमी के अंदर जो हम आर्ट बोल रहे हैं, एक एनिमल बोल दे, आर्ट बोल दे, आर्टिस्ट बोल दे, एक भूख बोल दे कुछ करने की, वो रहती है। आपने वो जब ओपन कर दी ना, तो हर एक आदमी जिसके अंदर का जो एंटरप्रेन्योर था वो जाग गया। तो आज उनका अप्रोच था कि यार 8 करोड़ की कंपनी और 300 डिस्ट्रीब्यूटर, तो आप मानो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर का एवरेज महीने का सिर्फ 50,000 लाख रुपया होता होगा। 50,000 लाख रुपए के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हम 7th ब्रांड है, 6th ब्रांड है। आप उसके लिए 1 या 2 ब्रांड नहीं रहोगे तो आपके तरफ दिमाग नहीं लगाएगा, बोलेगा कि मैं इस उल्टा निलॉन्स का 50,000 लाख रुपए की सेल में 4% ओवर चार्जिंग करके कैसा ज़्यादा पैसा बना सकता हूँ, बिकॉज मेरा तो कोई आउटकम ही नहीं है। आप उसको कन्वर्ट कर दो कि मैंने तो 2% अपने
जेब से कैसे लगा दूं ताकि ये 5 लाख का धंधा हो जाए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो 50 लाख की है। ये जो ट्रांजिशन हुई है ना, ये ट्रांजिशन राजीव जी ने जो करवाई है, तो वो डीलर मीटिंग होती थी। डीलर मीटिंग में आज के डे में जो ऑर्डर लगाएगा, जितना ऑर्डर लगाएगा उस पर एडिशनल हम 4% दे देंगे। तो आप एक सिंगल डे में 4 महीने की ऑर्डर लगवा देते थे। अब 4 महीने का माल लगवा दिया तो अब वो डिस्ट्रीब्यूटर तो 4 महीने माल घर में रखेगा नहीं। अब वो जाएगा मार्केट में और रास्ता ढूंढेगा कि ये 4 महीने का माल 1 महीने में कैसे बेचा है, क्योंकि कंपनी ने तो 4% दिया है, 4 महीने रख दिया तो मेरा ब्याज में समझा नहीं मैं 4% मतलब सपोज डिस्ट्रीब्यूटर की मार्जिन 8% है, मतलब 8% आप उसको देते हो बेचने के लिए। अब आज की मीटिंग में उनको बताया आज जितना ऑर्डर आप लिखवाओगे उस पर आपको उस ऑर्डर पे 4% और मिल जाएगा, तो 12% दे देंगे। 12% दे देंगे, लेकिन आज लिखवाना पड़ेगा डीलर की मीटिंग में। और ये आपने जो आज लिखवाया आपको 30 डेज के अंदर अंदर उठाना पड़ेगा। आपने उठाया नहीं तो आपने अगर 100 कार्टन लिखवाया और आपने 20 ही उठाया है तो 20 पे भी 4 नहीं मिलेगा, पूरा 100 उठाना पड़ेगा, वट एवर यू हैव कमिटेड टुडे। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 4-4 महीने के ऑर्डर्स लिखवा दिए उस एक दिन पे। नाउ अब वो 4 महीने का ऑर्डर तो लिखवा दिया, अब वो जाके 4 महीने तक अपने गोडाउन में माल रखेगा तो उसने जितना 4% एडिशनल कमाया वो तो ब्याज में ही चला जाएगा। तो गोडाउन में नहीं रखेगा, वो बेचने लग जाता, वो बेचने का रास्ता ढूंढेगा। तो वो अपने जेब का भी जो 8% है उसमें से भी 4% काट दे रहा है और मार्केट के एक्सपांशन में लग गया। अब उसकी जो सेल थी वो सडनली जो महीने की सेल आती थी वो 12-15 दिन में आ गई, या जो 3 महीने की सेल आती थी वो 1 महीने 1.5 महीने में आ गई। और उसमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया था आपने नया? कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया। तो 2004 से 2008 में जब कंपनी 8 से 80 करोड़ हुई, एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ। इनफैक्ट 2 प्रोडक्ट जो छोटे छोटे कंपनी में थे वो डिसकंटिन्यू किए। तो द एंटायर जर्नी, बट उसमें एक ही चेंज किया कि हमारा पिकल सपोज ओनली प्रीमियम था। एक रेसिपी थी, जब मार्केट में गए तो पिकल इज मोर लार्जर मिडिल क्लास प्रोडक्ट रादर देन द प्रीमियम क्लास प्रोडक्ट। प्रीमियम क्लास थोड़ा केचप पे उस वक्त शिफ्ट हो रहा था, मेयोनीज पे शिफ्ट हो रहा है, उस वक्त केचप पे शिफ्ट हो रहा था। तो मास मार्केट पिकल का बहुत बड़ा है, प्रीमियम का लिमिटेड है। तो वी शुड ऑल्सो हैव अ मास मार्केट रेंज। तो हमने एक मास मार्केट रेंज भी लॉन्च करी और वो ग्रोथ मेजरली वो मास मार्केट रेंज से ही आई। वो कब किया आपने? वो 2004 में ही एंड के तरफ ही कर दी। 2004 में राजीव जी ज्वाइन किए, मार्च में दिसंबर तक रेंज भी लॉन्च हो गई। और ये उनको इसलिए पता लगा क्योंकि वो कस्टमर से बात कर रहे थे। और क्या था वो प्रोडक्ट में अलग? अचार के अंदर जैसे बेसिकली मसाले होते हैं, तेल होता है, फ्रूट्स होते हैं। नाउ आप मसाले तेल बहुत महंगी चीज़ है, फ्रूट्स इतनी महंगी चीज़ नहीं। आप जितना मसाला तेल ज़्यादा डालोगे उतना अचार महंगा पड़ेगा, आप कम डालोगे तो सस्ता पड़ेगा। तो बेसिकली इट वाज अ स्लाइटली लोअर स्पाइस, स्लाइटली लोअर ऑयल, स्लाइटली मोर फ्रूट। तो उससे आपका पिकल प्राइसिंग कम कर दी। और प्राइसिंग में आपका जितना मसाला तेल करोगे उतना स्वाद भी और आएगा, आप कम कर दोगे तो स्वाद थोड़ा शायद से कम हो सकता है। बट वो जितने भी रीजनल ब्रांड्स थे वो वही फार्मूला लेके चल रहे थे, हम एक ही फार्मूला लेके चल रहे थे। तो ये एक आपने मास मार्केट का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो दैट चेंज दी अप्रोच कम्प्लीटली। प्लस ये जो वॉल्यूम्स आने लगी तो उससे आपके कॉस्ट स्प्रेड होने लगे, क्योंकि आप बहुत तेज़ी से रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं। तो ये 8 से 80 करोड़ की जर्नी वॉज विदाउट एडिंग। 2004 और 8 के बीच में इसके अलावा और क्या क्या बात? अगर मैं इसको समअप करूँ अभी के लिए आपके 3 पॉइंट्स, एक लर्निंग जो मुझे दिख रही है ये है कि अपने कस्टमर से बात करो, क्लाइंट से बात करो, उनसे समझो उनको एक्चुअली में चाहिए क्या। 1994 से 2003 में ये हो ही नहीं रहा था, जो चल रहा था वही चल रहा है। कोई कुछ पुश नहीं कर रहा है, पुल नहीं कर रहा है, धंधा बस चले जा रहा है। एंड योर एक्स प्रेसिडेंट वाज जस्ट फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग कॉस्ट, ऑप्टिमाइजिंग में लगे हुए थे, वो धंधा बनाने में नहीं लगे हुए थे, ग्रो में नहीं लगे हुए थे। ये आके इनको ग्रोथ करनी थी, तो इसलिए कस्टमर के पास पहुंच गए। इन्होंने कस्टमर से समझा कि क्या चाहिए, उसके हिसाब से एक सप्लाई सेल्स वाले चैनल को अटैक किया, विच इज़ योर डीलर्स। डीलर के साथ मीटिंग करी, एक रिलेशनशिप बिल्डिंग करी, ट्रांजैक्शन को हटाया, अपने एक रिलेशनशिप दिल जीता वो वाला एंगल किया। एंड देन वहाँ से एक डील भी डाल दी, सेकंड पॉइंट, विच इज़ कि आप जो आपने बताया 8 से 12% वाला, तो वो सेल्स अचानक से बम्प अप हो गई। एंड देन उसका आपको एक रिफर इफेक्ट मिला। थर्ड चीज़ इज अगेन बाय बीइंग क्लोजर टू द क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स एंड बाय ट्रैवलिंग, उनको पता चला कि मास मार्केट का प्राइसिंग का एक चीज़ चाहिए, तो उसकी वजह से ये इनसाइट आई, विच देन अगेन बूस्टेड योर रेवेन्यूज बिग टाइम, और ज़्यादा टाइम बढ़ गया बेसिकली। ये करेक्ट है? हमको जो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हमको एक सम सिग्निफिकेंस का ब्रांड बनना है। तो फॉर एग्जांपल कंज्यूमर में ग्रो करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आप दुकान में माल रखोगे, प्लेस करोगे, कस्टमर खरीदे नहीं खरीदे, ये सब चैलेंज होंगे। इंस्टीट्यूशन में बहुत फास्टर होता है। तो एक हमारे पास 5 kg का पिकल होता था। तो अगर आप पहली जर्नी देखेंगे तो फर्स्ट लेग ऑफ द जर्नी 8 से 80 करोड़ में पहली लेग ऑफ द जर्नी की जो ग्रोथ है वो 5 kg पिकल की है, वो कंज्यूमर की नहीं है। मतलब 8 से 80 जब हुआ, 80 से जब 200 हुआ, वो पूरी जर्नी कंज्यूमर प्रोडक्ट ड्रिवन है। लेकिन पहली जर्नी जो थी इंस्टीट्यूशन यू मीन B2B? हाँ, B2B। तो 5 kg का अचार जैसे उस जमाने में, तो आज भी आप जाओगे तो टियर 3 एरियाज में, इवन बॉम्बे जैसे टियर 3 एरियाज में जो चौल बस्ती होगी, वहाँ पे एक दुकान पे आपको 5 या 6 अचार के जार दिखेंगे। कस्टमर घर से कटोरी लेके आएगा, बोलेगा 5 रुपये का अचार दो, वो जार में से खोल के अचार डाल के देगा कटोरी में। अच्छा, तो ऐसा होता है। और उस समय तो मेजरली होता था।
ये और सब समझो कौन कौन रहे 5 केजी का ये जो झोपड़पट्टी में या जो छोटे जगह में लोग रहते हैं उनको घर में अचार जब चाहिए होता है, अब तो 5 रुपये 10 रुपये की पैकेजिंग के पाउचेज आ गए, 2004-5 की बात कर रहा हूँ, उस समय कुछ नहीं होता था। तो जो कंज्यूमर को घर में अचार चाहिए तो आप कंज्यूमर पैक से खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा, और 5 केजी आप घर में इकट्ठे ले जाना भी महंगा पड़ेगा, उसका प्राइस है। तो आप एक दुकान पे जाओगे जो 5 केजी कितना बड़ा होता होगा? 5 केजी का ये जार इतना बड़ा होता है। अच्छा, ये आपसे लोग खरीदने लग गए? हमसे दुकानदार खरीदते थे और वो दुकानदार खोल के कंज्यूमर को बेचते थे। हमसे नहीं, ये ऐसे भी वो करते थे, लेकिन उस मार्केट में शायद से हमारी जगह बहुत छोटी थी। लेकिन हम जब बोले मास मार्केट पे फोकस करना है, एक लेवल 2 क्वालिटी बनाना है, तो वो जब लेवल 2 क्वालिटी बनाना स्टार्ट किया तो हमारी जो जर्नी होटल होरेका या इस प्रकार की लूज पिकल की जर्नी है, सो 8 से 80 में, और इसमें मार्जिन श्योरली कम होगी, कंज्यूमर में श्योरली मार्जिन ज़्यादा होगी। तो कंपनी ने कॉन्शियसली बोला कि ठीक है कम मार्जिन तो कम मार्जिन, क्योंकि पहला है कि डिस्ट्रीब्यूटर का अगर इंटरेस्ट आ गया तो अच्छे लोग आपके साथ जुड़ गए तो आपको फैला देंगे। लेकिन अगर सेल्स वाले हैं आपके दिन, सॉरी सेल्स वाले हैं लोग, डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स वाले हैं, उनका इंटरेस्ट है तो वो कंज्यूमर माल भी बेच देंगे। लेकिन अगर उनको हम अगर उनके लिए 6-7 ब्रांड रह गए तो वो हमारे कंज्यूमर पे भी एफर्ट नहीं मांगेंगे। तो उन्होंने ब्यूटीफुल सबसे पहला काम जो किया वो किया कि डिस्ट्रीब्यूटर के हम नंबर 1 नंबर 2 ब्रांड बन जाने चाहिए, और वो 80 करोड़ तक जब आए तब हम अचीव कर गए। तो हम अपने कैटेगरीज में 80 करोड़ वाज 100% ऑफलाइन, 100% ऑफलाइन। इसमें आप मान लीजिए 1-2 करोड़ रुपए हम लोग मॉडर्न ट्रेड तक आ गया था जब तक बिग बाजार और डीमार्ट स्टार्ट हो चुके थे। बट 78 करोड़ आपका जनरल ट्रेड, किराना एंड लिटिल बिट ऑफ जो टूटी फ्रूटी इंस्टीट्यूशन में जाती थी, जो कराची बेकरी ले लीजिए, हिंदुस्तान यूनिवर्सल अमूल ले लीजिए, वो ठीक है। और अब आप पैन इंडिया हो गए थे 78 करोड़ 78 करोड़ 80 करोड़ आते आते हम पूरे इंडिया में जम्मू कश्मीर से केरला तक सब जगह पहुंच चुके थे, पूरे हर जगह जीटी में, मतलब किराने स्टोर में हर जगह थे। और यहाँ पे जैसे हम एक आर्ट की बात करते तो एक जैसे आर्ट की स्टाइल है कि हम 50-60 करोड़ की कंपनी साल के एनुअल मीटिंग में 3 बेस्ट एएसएम को गाड़ी नहीं देती होगी, हम लोग 3 बेस्ट एएसएम को गाड़ियाँ देते थे, राइट। एएसएम इज एरिया सेल्स लीडर, जो पूरा एमपी संभाल रहा है या पूरा टीम में है। तो अवार्ड रिवॉर्ड्स भी होते थे लार्जर देन लाइफ, ठीक है, इंसेंटिवाइज कर दिया था। अब मैं आर्ट की बात करता हूँ तो अवार्ड रिवॉर्ड्स ही लार्जर देन लाइफ नहीं होते थे, उसको देने का जो तरीका होता था कि अब वो लीडर को अवार्ड मिला है तो उसको स्टेज पे बुलाया गया है, और सीओ सर अपने हाथ, एजीएम में होता था, एजीएम में होता साल की मीटिंग में, सीओ सर अपने हाथ से, जो राजीव जी अपने हाथ से आरती, उस आदमी की आरती उतारते थे, उसको तिलक लगाते थे। क्या बात है। उस व्यक्ति, उसके हाथ में एक तलवार पकड़वाते थे कि तुम, मतलब ये जो पूरा वो माहौल बना लेते थे, जो आर्ट की बात कर रहा हूँ, उनकी भी ब्रांडिंग कर दी थी। हाँ, तो उनको ऐसे पावरफुल बना दिया कि वो घर पे आदमी जाके अपने वाइफ को बोलेगा कि आज मुझे ऐसी ट्रीटमेंट मिली, वो अगले 10 साल नीलॉन्स छोड़ने की सोचेगा नहीं। प्रताप समझ रहे हैं। हाँ, वो अपने आप को नीलॉन्स को छोड़ने की सोचेगा नहीं, उसको लगेगा कि उसकी खुद की लाइफ में अपनी इमेज लार्जर देन लाइफ बना दी। क्रेजी। तो ये हम जो मैं आर्ट की बात करता हूँ, ये टीम मोटिवेशन और रिटेंशन में बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आदमी ऐसा दीवानगी की तरह फील करता था कि यार मैं तो दुनिया बदल सकता हूँ। मतलब जब राजीव जी छोड़ के गए और जब मैंने कंप्लीटली टेक ओवर किया और सेल्स की तरफ देखने लगा, तो एक लीडर का तो मेरे को ये भी कहना था कि सर अब आपके साथ जुड़े हैं और आई एम श्योर कि आपको इतने साल से देखे काम करेंगे, लेकिन सर एक चीज़ बोलता हूँ कि आपके साथ कैसा होगा समझेगा, लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि वो पंजाब का हमारा लीडर है, आज भी लीडर है, कि अगर सीओ सर बुलाते ना कि पंजाब से तू नंगे पैर यहाँ आ जाता, मैं नंगे पैर यहाँ आ जाता। राइट, तो बहुत इंटरेस्टिंग साउंड है। तो इस लेवल का जुनून ही उन्होंने लोगों के अंदर डाला। इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। ये जो टीम लीडरशिप है, ये टीम लीडरशिप हो गया, लीडिंग बाय एग्जांपल हो गया, मेकिंग पीपल फील स्पेशल हो गया। अगर आप इसके सिर्फ 3 चीज़ें बता सकते हो जो आप पर्सनली करते हो, जो आपने मेंटोर बोल सकते हो ना, आपके मेंटोर राजीव जी ने जो किया है, वो 3 चीज़ें क्या होंगी? एक आपने बताया अप्रिसिएशन व्हेन क्रेडिट व्हेन इट्स ड्यू, राइट, एंड देन डूइंग इट प्रॉपरली एंड नॉट लाइक ये लो, राइट। हाँ, उसको लार्जर देन लाइफ बनाया। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रीडम टू डू। मतलब उनका एक टिपिकल डायलॉग होता था कि ये मेरे कंपनी के सीईओ है, आप इनसे ही बात करो। ये मेरे कंपनी के एमपी के सीईओ ये है, मतलब अगर वहाँ ऋषि कपूर थे तो ऋषि कपूर मेरे एमपी के सीईओ यही है, तो आप पहले उनसे सॉल्व करिए, उनसे सॉल्व नहीं होगा तो मेरे पास आइए। तो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ओनरशिप देते थे, तो यहाँ से जो बंदों को जो लगता था ना कि मैंने कोई डिसीजन लिया और ऊपर जाके अगर कट गया तो फिर आगे मैं डिसीजन लेने में घबराऊंगा, तो ये आप उनसे ही बात करो, पावरलेस फील होता है। हाँ, तो आप, तो ये एक चीज़ है, एक लार्जर देन लाइफ है। एंड थर्ड जो है कि उनको जो रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन भी जो है ना, वो भी हम जितनी अफोर्ड कर सकते थे या सिमिलर कंपनी जो अफोर्ड कर सकती थी उससे भी ज़्यादा दिया जाता था। एक आदमी के घर में सरप्लस इनकम सिग्निफिकेंटली जाने लगी, तो वहाँ से भी एक फाइनेंशियल इंसेंटिव भी सभी को मिलने लगा। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव वाज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि आप कमा रहे हो 30,000 रुपये सैलरी, लेकिन आप इंसेंटिव में 30,000 एडिशनल कमा ले रहे हो,
तो आपकी जो नॉर्मली 30,000 सैलरी कमाएगा तो इंसेंटिव इनकम किसी की कंपनी की 20% होती है, 6,000, आपको यहाँ 30,000 प्लस 30,000 मिल गया। तो इंसेंटिव्स आर सो लार्ज दैट आदमी बोले कि, तो इसके अपने सबके डाउनसाइड्स भी है, बट स्टार्टिंग में मार्जिन में प्रॉब्लम हो रही होगी, मार्जिन में प्रॉब्लम होगी, या ये आदत आपने एक बार कल्चर डाल दी तो बस जब आप इंसेंटिव नॉर्मलाइज पे लाओगे तो लोगों के परफॉर्मेंस हिलेंगे, तो उसके डाउनसाइड भी जो लेटर में आए, बट मैं अगर हम उस पर भी आएंगे, बट स्टार्टिंग में मेरा मानना है जो ये आर्ट है, जो ये क्रेजीनेस ऑफ द आर्ट है, इट वर्क्स। एक स्टार्टअप में 80% ऑफ द लायंस अभी सैलरी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, मतलब अपनी टीम को पैसा दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, लेकिन खुद को पैसा अभी भी ड्रॉ नहीं कर रहे। तो ये जो क्रेजीनेस होता है ना एंटरप्रेन्योर का कि यार मैं तो जिस दिन बड़ा हो जाऊंगा ना उस दिन कमा लूंगा, लेकिन अभी मैं ले नहीं सकता। तो ये अप्रोच जिसको मैं बोलता हूँ आर्ट बोल लीजिए या क्रेजीनेस बोल लीजिए, ये स्टार्टिंग में रहता है और वहीं से शायद से वो कंपनीज जो है बड़ी बनती है। तो ये अप्रोच रहा। कहीं ना कहीं कंपनी 2012-13 के बाद स्टक होने लगी, क्योंकि वो एक समय आता है जब मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि कंपनी जब लोअर हैंगिंग फ्रूट जब खत्म हो जाता है। 2008 से 13 में क्या बोल रहे? 2008 से 13 में भी हमारे पास, बिकॉज वी गॉट एन इन्वेस्टर इन द कंपनी, फर्स्ट इन्वेस्टर, वी गॉट अ पावर टू लॉन्च मोर प्रोडक्ट कैटेगरीज, वी गॉट टू पावर टू लॉन्च अ नेशनल टेलीविजन ऐड। तो हमने नेशनल टेलीविजन पे 21 चैनल पे ऐड चलाई। क्या बात है। और उससे हमारा जो कंज्यूमर बिजनेस है 2008 में 2008 में इन्वेस्टर आया, 2009 और 10 में ऐड चली, और उस ऐड से वी बिकेम अ नेशनल ब्रांड, बिकॉज नेशनल टॉप ऑफ द फनल आपका पूरा एक्सपैंड हो गया। और वहाँ से आप ये मान सकते हैं कि 8 करोड़ से 2008 में हम 200 करोड़ पहुँच गए 2012 में। तो क्या बात कर रहे हो, 2008 में आप थे 80 करोड़ 80 करोड़, 2012 में आप हो गए 200 करोड़, तो 2.5x ग्रोथ हो गई। ये आपका B2C से बिजनेस ग्रो होने लगा पूरा, और यहाँ मेजर ग्रोथ आया B2C। यहाँ पे कंज्यूमर, क्योंकि एक टीवी पे ऐड आ रही थी, कंज्यूमर जाके कहाँ चलाई आपने ऐड? कलर, सोनी, जी, सारे चैनल्स, न्यूज़ 21 चैनल्स पे चलाई थी। मतलब उस जमाने के बजट की बात कर रहा हूँ, 12 करोड़ का बजट था 2008। आज की वैल्यू कितनी होगी? 50 करोड़ 50 करोड़ की। हाँ, 12 करोड़ की ऐड कितने टाइम फ्रेम? 2009 में 4 महीना, 2010 में 4 महीना, 8 महीना, काफी टाइम चलाई। 2000 कब बता रहे हैं? 11 और 12, 9 और 10, 9 और 10 में चलाई। 9 और 10 का इफेक्ट कब दिखा? इमीडिएट इफेक्ट दिखने लग गया? हाँ, इमीडिएट दिखने लग गया। तो इसमें हमारा हमेशा ये लर्निंग है कि ये पुश बेस्ड मार्केटिंग आपने करी, ये पुल बेस हो गई, क्योंकि इसमें पुश और पुल का कॉम्बिनेशन हो गया। क्योंकि आप सबसे पहले जब आप ऐड चलाओगे ना, तो अगेन साइंस यही बोलता है कि जब ऐड चालू होने लग जाती है तो सबसे पहले ऐड रिटेलर देखता है, और रिटेलर वो देखता है कि ऐड आ रही है तो माल कोई मांगेगा। तो सबसे पहले अगर आप ऐड चलाते हो तो आपका चैनल फीलिंग के लिए सेल बढ़ती है। और आप जब ऐड कंसिस्टेंटली चलाते हो, पहले आपकी इन अ वे B2B सेल बढ़ जाती है, बिकॉज़ रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को बोलता है, डिस्ट्रीब्यूटर आपको बोलता है कि भाई मेरे को माल दे, बिकने वाला है। और फिर B2C लोगों को भी दिखता है तो रिटेलर के पास जाता है। तो रिटेलर को पहले सोचना पड़ता है कि होने वाला है। तो आप जब ऐड चलाते हो तो ऐड चलाते से ही आपकी पहली सेल आती है, क्योंकि आपका चैनल आपका माल रखने लग जाता है। हाँ, वो तो एकदम बम्प हो जाता है, क्योंकि रिटेलर ही ऑर्डर दे रहा है, B2B ऑर्डर। बिल्कुल। जब फिर आप ऐड कंसिस्टेंटली चलाते हो तो वो B2 आपकी जो बिजनेस है वो पुश से पुल के तरफ जाता है। बट उसका सिंपल साइंस है, इफ यू वांट टू रियली क्रिएट अ पुल ब्रांड, यू कैन नॉट डू इट इन 2 years, इट्स अ 7 to 8 years ऑफ कंसिस्टेंट ब्रांड बिल्डिंग होता है। आप 2 साल के लिए अगर, और वो हमारी एक मिस्टेक है कि हमने 2 साल के बाद उसको बंद कर दिया, और चलानी चाहिए थी हमने 2 साल के बाद बंद कर दिया। अगर वो बंद नहीं करते तो मे बी द स्टोरी वुड हैव बीन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट टुडे। बट हमने 2 साल बंद किया, लेकिन वो 2 साल का इंपैक्ट नहीं मिला कि दैट 80 बिकेम 200। बट अगर उसकी जर्नी भी बोलूँ तो 80 बिकेम 76 से 86 वाली जर्नी हुई 1 साल, बिकॉज उस समय हमारा इन्वेस्टर आ रहा था। तो इन्वेस्ट फंड डिलिजेंस, उसमें हमारा मैनेजमेंट टाइम काफ़ी चला गया। बट 86 से हम लोग सीधा गए 132 पे, 132 से गए 172 से, और 172 से गए 200 पे। तो ये 3 जंप्स मिले। 2012 में आप 200 करोड़ अगर एक बार पुश और पुल भी अगर फटाफट समझा दूं तो बेसिकली पुश मार्केटिंग होती है जब आप सामने आते हो, बार बार बोलते हो कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये खरीदो। पुल होता है कि लोग आपके पास खुद आकर बोलते हैं हमें ये चाहिए, करेक्ट। एंड जब पुश मार्केटिंग हमारे पार्लेंस में बोले FMCG में, तो जब हमारा बंदा जाके दुकानदार को बोल रहा है माल रख लो, हम पुश में कंज्यूमर के साथ कोई टच ही नहीं है। हम दुकानदार को फोर्स करके माल रखवा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि भैया तेरे को 4% ज़्यादा मार्जिन दे देंगे, 2% ज़्यादा स्कीम दे देंगे, तेरे को डिस्प्ले दे देंगे, ये दे देंगे। आप पुश कर रहे हो दुकानदार को माल स्टॉक करने के लिए, और उस स्टॉकिंग से, बिकॉज आपने माल प्लेस करवा दिया, तो कोई ना कोई कस्टमर आके मांग लेगा और सेल हो जाएगी। तो दैट इज हाउ यू बिल्ड अ पुश मार्केटिंग। पुल इज आप कंज्यूमर के माइंड में सीड डाल रहे हो कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैंने यूज़ करना चाहिए, और वो जाके दुकानदार को बोल रहा है कि निलॉन्स का ये प्रोडक्ट है क्या। तो दुकानदार के पास नहीं भी है तो डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेगा और बोलेगा कि 4 कंज्यूमर आके मांग के गए हैं, तो मुझे प्रोडक्ट स्टॉक करना चाहिए। वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढ के माल मंगवा के रखना स्टॉक करेगा। दैट इज पुल।
एंड पुल इज अ 5 to 7 years ऑफ कंसिस्टेंट जर्नी, टाइम लगता है। आज की मार्केटिंग में अगर कहें तो उसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पुल बेस्ड मार्केटिंग इज ऑर्गेनिक मार्केटिंग, पुश बेस्ड मार्केटिंग इज इनऑर्गेनिक परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग, राइट। अब एड चला रहे, फिर कुछ ऑफर भी दे रहे हो ताकि वो ट्रायल्स करे। और पुश से आप स्टार्ट भी कर सकते हो, बट पुल तभी चलेगा जब आपका प्रोडक्ट सच में अच्छा है। सच्चा है, हाँ। मैंने एक बार पुश कर दिया, एक बंदे ने खरीद लिया, बट वो दोबारा रिपीट परचेज करके पुल तभी करेगा जब मेरा प्रोडक्ट बढ़िया है। इसको हम 4 स्टेप बोलता हूं मैं। स्टेप 1 इज प्लेसमेंट, स्टेप 2 इज अवेयरनेस, स्टेप 3 इज ट्रायल, प्लेसमेंट, अवेयरनेस, देन ट्रायल्स, 4th इज रिपीट एंड 5th इज वर्ड ऑफ माउथ। ये टिपिकल जर्नी है। तो प्लेसमेंट काम सेल्स का है। जो आप फर्स्ट लेवल की ऐड करोगे ना, दैट हेल्प्स यू प्लेस, बिकॉज रिटेलर मांगना चालू कर देता था। मैं जो कर रहा था कि पहली ऐड जो है वो प्लेसमेंट में हेल्प करेगी, कि दुकानदार बोलता है कुछ तो कम नहीं कर रही है, मैं माल रख सकता हूँ। प्लेसमेंट का मतलब है कि आप एक जगह पे आ गए हो, आप आगे आपकी दुकानदारों के यहाँ माल मतलब आज आप दुकानदार के पास, सपोज मेरा बंदा जाता है 40 आउटलेट पे, उसमें से 10 लोग रख रहे हैं, 30 लोग नहीं रख रहे हैं। जब टीवी पे ऐड चालू हो जाती है तो 10 बाकी के 30 में से और 10-15 लोग माल रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि ऐड का सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट जो बोलते हैं कि आपका अगर माल इनफ अवेलेबल नहीं है और आप ऐड करोगे और कंज्यूमर जाके मांगेगा, करेक्ट, और अवेलेबल नहीं है तो कंपटीशन को बेनिफिट मिलेगा। प्लेसमेंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, वेबसाइट हो जाए, कुछ भी हो जाए, जगह पे आप प्लेस होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप एडवर्टाइजमेंट प्लेसमेट। सेकंड जो है कि देन यू डू इज अवेयरनेस। तो आप जब ऐड करना चालू करते हो तो अवेयरनेस होती है प्रोडक्ट की कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, एग्जिस्ट करता है। एंड व्हेन वो अवेयरनेस 1 बार 2 बार 3 बार 9 बार से 10 बार तक आदमी को अवेयर होता है, वहां से उसको फिर होता है कि मैं ट्राई करता हूँ, करेक्ट। तो ट्रायल आप करवाते हो। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो रिपीट होगा, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो ये असली टेस्ट होता है। ये असली टेस्ट है। तो ट्रायल तक का काम मार्केटिंग का है, रिपीट का काम प्रोडक्ट का ही है। करेक्ट। रिपीट में और किसी का रोल नहीं होता है, प्रोडक्ट का रोल होता है। वर्ड ऑफ माउथ में 2 रोल है, एक प्रोडक्ट है और वहां पे हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट मूव्स इनटू ब्रांडिंग। जब आप एडवर्टाइजमेंट से ब्रांडिंग की तरफ जाते हो तो वहां से वर्ड ऑफ माउथ बनना चालू होता है। तो जितना अच्छा वर्ड ऑफ माउथ उतनी अच्छी ब्रांडिंग। तो काफी बार कस्टमर मार्केटिंग और ब्रांडिंग को डिफरेंशिएट नहीं समझ पाता, बट मार्केटिंग इज वेयर यू आर जनरेटिंग ट्रायल्स एंड ब्रांडिंग इज वेयर यू आर जनरेटिंग मोर कंज्यूमर्स थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, and where people are ready to pay more price for your product because their perception of the product has changed. And marketing and word of mouth is free. Word of mouth is free cost. तो वो वाली चीज़ है। तो ये जर्नी के थ्रू जाते हैं टिपिकली हर ब्रांड्स। This also answers the question why everybody wants to build a big brand, because brand is built. ब्रांड में आपको प्रीमियम मिलेगा और ब्रांड में आपको वर्ड ऑफ माउथ मिलेगा, तो कस्टमर आपके बारे में बात करेंगे जिससे और कस्टमर का कैक कम हो जाएगा, आपका सेल्स बढ़ेगा। ये काफी अच्छा एक्सप्लेन किया आपने इसको क्या बोलते हैं आप, स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग का? हाँ, स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग। हाँ, स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग है, सेल्स से ज्यादा ये मार्केटिंग हो गया। ठीक है, ब्यूटीफुल। 2013 पे आ गए हम जी। अभी हमें कितने पे? 200 करोड़ पे। 200 करोड़ पे। फिर क्या आप कह रहे हो फिर से स्टैग्नेशन? यहाँ से स्टैग्नेशन आया बिकॉज यहाँ से जितने अभी आप कितने स्टोर्स में हो, कहाँ पे हो, कितनी कंट्री, कितने? यहाँ से हम पैन इंडिया स्टार्ट हो गया। हम पैन इंडिया है। हम एक्सपोर्ट तो हम पहले से करते थे, बट एक्सपोर्ट यहाँ तक छोटा था, यहाँ तक एक्सपोर्ट 5-6 करोड़ था और हम पैन इंडिया पहुंच चुके हैं। और यहाँ तक हम 2009 में जब ऐड चालू की, वहाँ से हमारा एक और जर्नी स्टार्ट हुई कि हाउ विल वी ग्रो। तो टिपिकली इंडिया का अगर आप पॉकेट देखेंगे तो एक इंडियन कंज्यूमर जिस प्रकार से स्पेंड करता है उसके 4 मोटे हिस्से हैं। एक को हम बोलते हैं मील अकम्पनीमेंट, जो आप खाने के साथ खाते हो। तो अचार जो हमारा पिकल कैटेगरी है वो मील अकम्पनीमेंट हो गया। वो इंडियन पॉकेट का सिर्फ 5% है, जो स्पेंड है उसका सिर्फ 5% मील अकम्पनीमेंट जाता है। लगभग 35% जाता है कुकिंग अकम्पनीमेंट में। ओके, मतलब वो खाने के अंदर यूज हो जाता है, खाने में किचन में यूज होता है। तो आपके कुकिंग अकम्पनीमेंट में आपका मसाले आ गए, जिंजर गार्लिक पेस्ट आ गया, इंस्टेंट मिक्सेस आ गए। हमारे प्रोडक्ट की रेंज की बात करूँ, सेवई आ गई। अच्छा, अभी आप कस्टमर क्या कर रहे हो उसकी बात कर रहे हो? कस्टमर कैसे कहाँ स्पेंड करता है? तो कस्टमर 100 रुपया अगर स्पेंड करता है खाने पीने के आइटम पे, तो 5 रुपया वो स्पेंड करता है मील अकम्पनीमेंट पे। अचार हो गया, केचप हो गया, ये सब मील अकम्पनीमेंट हो गए। 35 रुपया करता है कुकिंग अकम्पनीमेंट में, जो कुकिंग में यूज होती है। मसाले, घी, तेल, तड़का, ये सब हो गया, राइट। 30 रुपया करता है वो बेवरेजेस में, टी, कॉफ़ी, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक। और 30 रुपया वो करता है स्नैकिंग में, जिसमें बिस्किट्स आ गया, नमकीन आ गए, चिप्स आ गए। अब इसका तो क्यों 30-30 रुपया है? बिकॉज ये जब आदमी पैकेट खोलता है 20-25-30 रुपए का, तो इमीडिएटली खत्म कर लेता है। और अगर आप कुकिंग अकम्पनीमेंट में देखो तो कुकिंग का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, जो है सब्जियाँ, वो प्रोसेस नहीं है। मैं आपको प्रोसेस का स्पेंड बता रहा हूँ। तो कुकिंग में अगर आपका एक आदमी 300 ग्राम खा रहा है खाना, तो उसमें से जो 200 ग्राम है वो सब्जियाँ है, वो
प्रोडक्ट नहीं है, तो एक्चुअली कुकिंग में वो 50 ग्राम ही प्रोसेस्ड खा रहा है, विज़ाविज़ जब वो बिस्किट्स खा रहा है या जूसेस पी रहा है तो पूरा 100 ग्राम 150 ग्राम ही पूरा प्रोसेस्ड है, इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। 30% इसलिए बिकॉज दैट्स एंटायरली प्रोसेस। तो हम लोग 2008 में से उस 5 रुपये में खेल रहे थे। करेक्ट। तो 2009 में हमने बोला कि हमको बड़ा कंपनी बननी है, अगर 3-5 हज़ार करोड़ की कंपनी बननी है तो हमको एक बड़े मार्केट में जाना पड़ेगा। तो हमने वो 35 रुपीज़ के मार्केट किचन में घुसे। और उसका रीज़न था कि किचन के प्रोडक्ट सेम आउटलेट्स पे बिकते हैं जहाँ पे मील कंपनी में मिलता है। आपका काफ़ी बार स्नैकिंग या बेवरेजेस ऑन द गो बिकता है, और खरीदने वाला कंज्यूमर भी किचन का सेम होम मेकर है। बेवरेजेस स्नैकिंग में काफ़ी बार मेल और यंग पीपल भी आ जाते हैं। तो मेरे लिए किचन में जाना इसलिए सिंपल है क्योंकि दुकान भी सेम है, कस्टमर भी सेम। तो वहाँ पे हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट, इंस्टेंट मिक्सेस, पास्ता, वर्मीसिली, लेटर मसाले, ये सारे प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए। कितने सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए आपने? काफ़ी प्रोडक्ट लॉन्च किए, और उसकी भी हम बात करेंगे कि वहाँ भी कहाँ गलत गए। बिकॉज एक चीज़ जो होता है ना, जब ग्रोथ होती है, जो अगेन आर्ट की बात करूँ तो आर्ट में आप बोलते ग्रो करना है, करते रहते हो। लेकिन उसमें एक लर्निंग सबसे बड़ी है कि एवरी कैटेगरी जहाँ आप एंटर कर रहे हो, आप अपने 10 दुश्मन और खड़े कर रहे हो, राइट। और वो दुश्मन आपको ऑफिस में तो कम दिखते हैं, लेकिन आपके सेल्स टीम को आप जिस प्रकार से हेड ऑफिस में बैठ के सोचते हो, आपका जो लास्ट माइल का जो बंदा है जो लड़ाई कर रहा है नीचे, वो 15-20 हज़ार की तनख्वाह का बंदा है, उसका ब्रेन उतना बड़ा है ही नहीं, उसकी सोच उतनी बड़ी है ही नहीं जितनी आपकी है, राइट। ही विल ऑलवेज गेट कंफ्यूज। तो आपने उसको अगर 10 कैटेगरी दे दी तो बेसिकली आपने उसको बोल दिया कि तू 100 लोगों से लड़ाई करेगा, एंड उसके पास बजट्स लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है। तो वो कंफ्यूज होता हूँ कि इसमें लड़ूँ कि उसमें लड़ूँ कि इसमें लड़ूँ, इसमें पैसा खर्चा करूँ, उसमें पैसा खर्चा करूँ। एंड वो वहाँ पे देखता है कि इस महीने यहाँ अपॉर्चुनिटी है तो यहाँ खर्चा कर लेता है, अगले महीने वहाँ अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ खर्चा कर लेता है, एंड हेंस यू नेवर डेवलप और बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक और डिवाइडेड है, सब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जब आपकी आर्ट की ग्रोथ जर्नी में जब आप एक एक कैटेगरी लॉन्च करते हो तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज अब आपके पास एक फनल बन चुका था, आप 2 लाख दुकानों तक, 1-1.25 लाख दुकानों तक पहुंच चुके थे। तो आप उस फनल में डालोगे तो 1-1.5 लाख दुकानों तक पहुंचेगा। कुछ ना कुछ हर इंडस्ट्री के लोअर हैंगिंग फ्रूट्स रहेंगे ही रहेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे, जो आपको एक इनिशियल हाई देगा कि देखो मैं मसाले में एंटर किया और पहले साल 15 करोड़ का बेच लिया, मैं जिंजर गार्लिक में इसमें एंटर किया और पहले साल 10 करोड़ का बेच लिया। लेकिन क्या अगर डिस्ट्रीब्यूशन था तो वो उतना मुश्किल नहीं था, उतना मुश्किल, लेकिन वो 10 से 20 होता ही नहीं, वो 20 करोड़ का मसाला का 40 होता ही नहीं, क्योंकि लोअर हैंगिंग फ्रूट मिलने के बाद आपने अगली कैटेगरी और दे दी। और हर बच्चे को नया खिलौना अच्छा लगता है, मालिक को भी अच्छा लगता है, लड़कों को भी अच्छा लगता है। आपने अगले साल एक नई कैटेगरी लॉन्च कर ली, अब आपको उसके ऊपर आप गंग हो, तो आप उस पर एक्साइटेड हो, आपकी टीम को भी आपने उसके लिए एक्साइटेड कर रखा है। तो पुराने जो प्रोडक्ट्स थे वो तो भूल गए, अब नए पे चले गए। तो जो साइंस है, अब हम साइंस की बात करें तो आर्ट के लिए तो यहाँ तक ठीक था कि आपने कैसे तो भी, जो कहावत है नेवर आस्क पर्सन हाउ डिड ही अर्न हिज फर्स्ट मिलियन, तो आपने एक सस्टेनेबिलिटी जहाँ तक लानी थी वहाँ तक लेके आ गए। उसके बाद अगर आप साइंस पे शिफ्ट नहीं करते ना, तो आप अपनी कंपनी को कंफ्यूज करते हो, मार्केट को कंफ्यूज करते हो, डिस्ट्रीब्यूटर को कंफ्यूज करते हो, और आपका वजूद क्या है किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। सो दैट इज़ द टाइम वेयर अ कंपनी हैज़ टू। हमारी ये जर्नी देख के अगर मैं देखूँ तो कम से कम मेरे ऐसे 8 कॉम्पिटिशन है जिन्होंने जो मैंने कैटेगरी लॉन्च की है वही करी है, बिकॉज उनको लगा कि निलॉन्स सक्सेसफुल है और निलॉन्स ने ये सब किया तो मैंने भी ये करना चाहिए। आज 8 से 10 कंपनी ऐसी है जो रीजनेबल 150-200 करोड़ की कंपनी है, जिन्होंने सब ने यही करा और वो सब एक ही साइज में अटक के रह गई है, बिकॉज ब्लाइंडली कॉपी। हाँ, तो ये कहानी है। तो आज अगर हम आज की बात करें 2021 में, तो हमने एक्चुअली लास्ट 3 साल में 8 कैटेगरीज को बंद किया आपने। 8 कैटेगरीज की 30-40 करोड़ की सेल्स को हमने कॉन्शियसली हटाया। हमने बोला हम 4 ही कैटेगरी पे फोकस करेंगे। अब हम साइंस की बात कर रहे हैं, तो ये कट्टू में शायद से 2021 में आ गया। अब हम साइंस पे आ गए। हमको फोकस लिमिटेड आइटम्स पे करना है, हमको कैटेगरी लीडर्स बनना है। हम अपने आप को एंड द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होती है। जब आप पिकल में ग्रो नहीं कर रहे हो तो आप बोलते हो यार अगली पीढ़ी तो अचार ही नहीं खा रही, अगली पीढ़ी केचप और मेयोनीज ज़्यादा खा रही है, कंफर्मेशन बायस आप लेने लगते हो, तो इसलिए पिकल ग्रो नहीं करेगा। तो पिकल कैटेगरी ग्रो नहीं हो रही, अगली जनरेशन कोई नहीं खा रही, तो पिकल छोड़ देते, दूसरे में कर दे। लास्ट 3 साल में जब हमने बोला ना ऐसा नहीं, हम यही करेंगे जो हम सही करते हैं, तो हमने जो कैटेगरी पिकल की 5% से ग्रो हो रही है, हमने लास्ट 3 साल में पिकल में 20% पर ईयर ग्रोथ ली है। हमने 3 साल में 60% ग्रोथ ले ली पिकल कैटेगरी में। कैटेगरी ग्रोइंग एट 6 बट वी आर ग्रोइंग एट 20। सिंपल इज, हमने बोला बाकी पे फोकस नहीं करना है, यही करना है। तो इसी से रिलेटेड इनोवेशंस भी आए, आइडियाज भी आए, प्रोडक्ट आइडियाज भी आए, एंड वी आर ग्रोइंग एट 20%। और इसी कैटेगरी में अब हमको अगले 3 साल भी और 20% की ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। सो पॉइंट ये है कि आपने जैसे ही बोला कि ना यही करना है और यही बेच के बड़ा करेंगे,
तो वहाँ से आइडियाज़ भी आने लगे, मार्केट्स भी मिलने लगे। सडनली पीपल स्टार्टेड कि निलॉन्स में वापस एक अलग जोश आ गया, कुछ तो अलग कर रहे हैं। एवरीबडी जितने लोग मिल रहे हैं या सोशल मीडिया पे कमेंट्स आ रहे हैं, लिंक्डइन पे कमेंट्स आ रहे हैं कि निलॉन्स इज़ अ डिफरेंट एनिमल, सडनली कुछ अलग बात कर रहा है 3 साल में। तो सो हम कहें कि साइंस में जब अगर आ जाए तो साइंस बोलता है कि कंपटीशन लिमिटेड रखो, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्गर बनाओ, राइट। अब हम बात करते हैं कि बट आप फिर से मील कंपनी वाले 5% में पहुंच गए। नहीं, हम पिकल के अलावा बाकी हमारे जो 3 हमने 4 फोकस कैटेगरी में पिकल रखा है, स्पाइसेस रखा है जो कुकिंग अकम्पनीमेंट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट रखा है जो कुकिंग अकम्पनीमेंट है, तो काफी फेमस है। हाँ, और सॉसेस रखा है जो कुकिंग अकम्पनीमेंट, क्योंकि चाइनीज सॉसेस आर कुकिंग अकम्पनीमेंट, केचप इज अ मील अकम्पनीमेंट। 3 चीजें आपके कलर किचन वाले में है, मील कंपनी में एक है। तो 2013 तक के आपके पास बस एक ही चीज थी? नहीं, 2009 से हमने सब लॉन्च करना है, तो 2013 तक मेरे पास जीजीपी भी था, स्पाइसेस भी थे। कितने प्रोडक्ट तक 2014 के आसपास? अगर कैटेगरीज बात करें तो पिकल्स, सॉसेस, वर्मिसिली, पास्ता, टूटी फ्रूटी, इंस्टेंट मिक्सेस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, स्पाइसेस। मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि पहले 1 से आप 9 गए, फिर 9 से 5 गए, नहीं, हम 1 से 18 तक गए, 18 से फिर वापस 2 से 18 पे। पिकल जब राजीव जी और हम ज्वाइन किए तो पिकल एंड टूटी फ्रूटी था, और हमारे पास केचप, जैम और वर्मिसिली था, 5 थे। लेकिन बाकी के 3 का शेयर सिर्फ 3% था, 97% 2 कैटेगरी का था। हम 5 से हम 18 तक गए, और 18 से वापस 4 पे आ गए। 18 से आज 8 पे है, 8 पे। बट 8 में हम 4 फोकस है, बाकी 4 हम आज इमीडिएटली डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते बिकॉज उनका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इन द बिजनेस है। बट उस कैटेगरीज पे एफर्ट, पैसा, टाइम हमने देना बंद कर दिया। जो पहले की 8 जो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हो रही, मतलब जो हमने बाकी की 10 बंद करी उसमें से 4 तो एक स्ट्रेट गो में बंद कर दी, बाकी की जो 6 बंद करी वो ओवर 3 ईयर्स बंद करी। कि जिसकी कैटेगरी की सेल 10 करोड़ या 6 करोड़ थी वो अपने आप गिर के 4 पे आई, फिर 2 पे आई, फिर 2 पे बंद करने में आदमी को स्ट्रेस नहीं है क्योंकि इतना इंपैक्ट टॉप लाइन में नहीं आएगा, बॉटम लाइन में नहीं आएगा, तो उसको नेचुरल डेथ मरने दिया रादर देन कट ऑफ किया। तो बाकी की 4 कैटेगरी भी धीरे 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 नेचुरली स्लो होगी और फोकस 4 पे ही रहेगा। तो और आप जितनी भी सक्सेसफुल कंपनीज को देख ले, जैसे हम यू लर्न फ्रॉम द वर्ल्ड एंड योर सक्सेसफुल कॉम्पिटिशन, तो आज वी रिस्पेक्ट अलॉट। जैसे हमारे इंडस्ट्री में हम एवरेस्ट मसाले को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, संजीव भाई इज़ अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड। तो अगर आप देखो तो दे माइट बी मेकिंग मोर देन 1000 करोड़ एबिटा ईयर, राइट। बट वो मसालों, और ये आज 1000 करोड़ कर रहे हैं, आज से 5 साल पहले चले जाएंगे तो भी 500 करोड़ एबिटा बना ही रहे होंगे, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो मसाले के बाहर जाते ही नहीं। ही हैज स्टक टू स्पाइसेस, एंड उसी को 5 साल पहले अगर 1500 करोड़ का धंधा होगा तो आज 3000 करोड़ का बनाया, और 3000 से 5000 भी ले जाएंगे, 5000 से 7000 भी ले जाएंगे। तो पैसा है इसलिए आप 50 आइडियाज़ के ऊपर काम करो, ये कंसेप्ट ही नहीं है। मसाला अगर आदमी सोचे तो एवरेस्ट ही सोचना चाहिए, ये कंसेप्ट पे ही वो काम करते जा रहे हैं, उसी में डीपर 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 कैसे जाए। बट हाउ डू यू डिसाइड, बिकॉज ये जानना ही बहुत ज़रूरी कि कब इस कैटेगरी में, लेट्स से पिकल, यू आर राइट, किसी की इसमें ग्रोथ हो रही तो करते हैं, बट अगर लेट्स से हाइपोथेटिकली व्हेन डू यू नो कि सच में आप पिकल नहीं चल रहे, लेट्स अज्यूम कि पिकल सच में नेक्स्ट जनरेशन नहीं ले रही है एंड इट्स अ डाइंग प्रोडक्ट, वो डिसीजन लेने के लिए कैसे लेना पड़ता है? उसको आप पिकल को पिकल मत देखो, मसाले को मसाला मत देखो, और वही एवरेस्ट ने भी किया। सो आप जब पिकल को मील अकम्पनीमेंट देखते हो तो आप बोल रहे हो मील अकम्पनीमेंट मतलब आप खाने के साथ जो चीज़ें खा रहे हो, तो अगर खाने के रंग रूप चेंज हो रहे हैं तो उसके साथ खाने वाले अकम्पनीमेंट भी चेंज होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर पीपल आर मूविंग फ्रॉम ईटिंग मोर रोटी सब्जी टू ईटिंग मोर चाइनीज, देन आपका अकम्पनीमेंट शेजवान चटनी हो जाएगा। या दे आर मूविंग टू ईटिंग मोर इटालियन, तो आपका मील अकम्पनीमेंट पिज़्ज़ा पास्ता सॉस या पिज़्ज़ा या कॉन्डिमेंट्स हो जाएंगे, राइट। तो रादर देन लुकिंग एट पिकल एज अ कैटेगरी, व्हाट वी हैव स्टार्टेड टू लुक एज मील अकम्पनीमेंट्स कैसे मूव हो रहे हैं, और मील अकम्पनीमेंट्स में हमको क्या 1-2 SKUs और ऐड करने हैं जो मील अकम्पनीमेंट में अपने को जगह दे। सिमिलरली कुकिंग अकम्पनीमेंट में आप सब्जी बनाओगे तो अगर आज एवरेज की बात करेंगे तो उनके चाइनीज स्पाइसेस भी आते हैं, इटालियन हर्ब्स भी आते हैं। तो अगर आदमी का मील अकम्पनीमेंट चेंज हो रहा है तो आप मसाले ही बेच रहे हो, लेकिन अब आप इटालियन मसाले भी बेच रहे हो और अब आप चाइनीज मसाले भी बेच रहे हो, बिकॉज आपको अल्टीमेटली फूड हैबिट्स चेंज हो रही है, लेकिन उसके अंदर लगने वाले जो इंग्रेडिएंट्स है वो मसाले ही लगने हैं। तो यू आर एडिंग मोर रेंज बट इन द सेम कैटेगरी एज द फूड हैबिट्स आर चेंजिंग। सिमिलरली उन्होंने अब 1 साल पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट में हम लार्जेस्ट है, बट दे ऑल्सो लॉन्च अबाउट 2 years बैक, कि भाई कुकिंग में एक मसाले के साथ साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बहुत बड़ा अकम्पनीमेंट बनते जा रहा है। तो दे ओनली हैव लॉन्च 1 कैटेगरी आई गेस इन लास्ट 20 years इज जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये अप्रोच आप दे कि आज मैं अगर कुकिंग अकम्पनीमेंट्स में ही हूँ तो हाउ द फूड हैबिट्स आर चेंजिंग, उसके लिए मुझे क्या अकम्पनीमेंट्स देने विच आर इन एंड अराउंड वेयर माई मोट इज, जहाँ मुझे लोग समझ रहे हैं, उसी स्पेस में मैं कैसे दूँ।
तो दैट हैज़ बीन द अप्रोच। तो आपका बीच में रेवेन्यू हिट हुआ होगा जो आपने 2013 से 2020 तक वी ओनली मूव फ्रॉम 200 to 300। 2013 से 2020 तक। सो दिस इज वेयर द कंपनी 200 to 300। हाँ, और फिर वापस 2021 से नाउ वी आर 300 to 500। वापस 3 साल में वंस वी गॉट इनटू द साइंस वी हैव स्टार्टेड टू ग्रो अगेन वेरी वेल। तो हम अभी पहुंच गए 2021 से 24 में आपने 500 करोड़ कर लिया। एंड अगर मैं एक पैरेलल ड्रॉ करूँ बिटवीन रेवेन्यू एंड दिस, थोड़ा बहुत नंबर्स आ गए हैं, बट आइडली यू वेंट फ्रॉम 5 प्रोडक्ट टू 18 एंड देन 18 से अभी आप 8 पे आ गए हो, जिसमें 4 फोकस है और 4 स्लो डेथ वाले हैं। एंड 5 to 18 में आपको स्टार्टिंग में थोड़ा रेवेन्यू जंप मिला, बट आपको रेवेन्यू जंप वो 8 से मिला एंड देन यू रियलाइज कि ये गलत स्ट्रैटेजी है साइंस की वजह से। तो आपने फिर उसको डिसाइड किया कि मैं हर जगह लड़ने नहीं वाला हूँ, आई विल स्टिक टू माई स्ट्रेंथ्स। एंड देन आपने उसको धीरे धीरे कम कर दिया और आपके फोकस प्रोडक्ट पे ज्यादा कर दिया। तो वहीं पे वो रेवेन्यू ऊपर नीचे वाला फेज 7 साल चला एंड देन your focus kicked in from 2021. Revenue also increased by almost doubled. Almost doubled. 500 crores. It's a good 70% growth, increase. So 300 से आप 500 करोड़ साल के रेवेन्यू पे पहुंच गए। ये है करेक्ट। कुकिंग एंड किचन में आप 35% वाले मार्केट में हो, बेवरेज में आप नहीं हो, स्नैकिंग में भी नहीं है। ये जो 40% ऑफ द है, इसमें आप अभी आपका गेम खेल रहे हो आप, एंड इसी में आपको स्टिक रहना है। इसी में स्टिक रहना है बिकॉज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि वी आर 150, इंडिया की बात करें तो 450 करोड़ मील्स अ डे का मार्केट है, या 150 करोड़ स्टमक अ डे का मार्केट है। तो आप उसमें देते थक जाएंगे, मार्केट लेते नहीं थकेगा। इतनी बड़ी मैनी टाइम्स हम बोलते हैं कि यहाँ से नहीं मिल रहा है, वहाँ से नहीं, तुम वहाँ से ले लेते हैं, बट यहाँ से क्यों नहीं मिल रहा है उस पर सवाल पूछेंगे तो आंसर्स मिलेंगे। करेक्ट, प्लेसमेंट। हाँ, तो नहीं मतलब हर कैटेगरी में अपॉर्चुनिटीज़ है। बेसिकली हम फिगर आउट नहीं कर पाते तो हमको वो दूर के धोल सुहाने लगते हैं, या द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस लुक्स ग्रीनर वाली बात कर ले तो उस तरफ लगता है, इसलिए हम उस तरफ जाते हैं। तो काफ़ी बार क्या होता है ना कि when you go to the market, one of the things that I have realized is what you hear about is, suppose if I go to the market, I will hear अमेजिंग स्टोरीज अबाउट वीबा टुडे। मे बी वीबा हैज़ डन वेरी वेल। मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो वीबा के होंगे वो मुझे बताएंगे सर देखो मेयोनीज का मार्केट इतना बड़ा हो गया, या ये सैलेड ड्रेसिंग का मार्केट इतना बड़ा हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया। एंड दैट इन एन एंटरप्रेन्योर लाइक मी विल क्रिएट एन एक्साइटमेंट कि मैं भी कर सकता हूँ, बिकॉज एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी ताकत क्या होता है, उसको लगता है सब संभव है, पॉजिटिव है, राइट। और वो जो 20 कैटेगरीज जो लॉन्च हुई ना हमारी 18 तक गई, वो सब उसका सबका जड़ वही था कि हम मार्केट में जाते, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हमको बोलते सर ये ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, और हमको लगता है कि हम अगर 8 से 200 करोड़ की कंपनी बना लिए तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। बट फंडामेंटल जो मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि हमने यही करना है। उसकी क्लैरिटी रहना और वो रिस्ट्रेंट कंट्रोल रहना इज द की डिफरेंशिएटर ऑफ आर्ट एंड साइंस। साइंस इज अबाउट कि मैं इसमें चूज द राइट बैटल एंड हाउ डू आई कीप विनिंग मोर एंड मोर इन द बैटल दैट आई हैव चूजन। दैट इज द अप्रोच ऑफ साइंस। तो गॉट इट। ठीक है, अब इसमें आते हैं एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने देखी है मैन्युफैक्चरिंग वाले एस्पेक्ट में जी। दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। वो कैसे होता है, उसका बैकएंड क्या होता है, आपकी फैक्ट्रीज हैं, वो काम कैसे होता है? 5 से 18 जो आप कैटेगरी में बड़े हो गए, कितना सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम बढ़ गया होगा, अलग रेसिपी में, मैं तो खत्म नहीं कर सकता, आप ही उसको एक बार ब्रेक डाउन करके समझा दो। सो हम अर्ली ऑन समझ गए, और इसमें थोड़ा एक इंटरेस्टिंग इंसाइट और दे देता हूँ, बिकॉज दैट इज ऑल्सो नाउ चेंजिंग इन निलॉन्स। सो व्हाट वी हैव ऑल्सो रियलाइज नाउ, हर इंडस्ट्री की एक खासियत होती है, और अब ये वापस आर्ट और साइंस की बात कर रहा हूँ। फूड एंड एफएमसीजी में आपका पैसा कभी भी फ्रंट एंड पे बनता है, बैक एंड पे नहीं बनता है। यू विल मेक सिग्निफिकेंटली मोर मनी इफ यू स्पेंड ऑन सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग, vis-a-vis if you spend your money on making your back end more efficient. काफ़ी बार एक एंटरप्रेन्योर फूड एफएमसीजी है ना, फूड एफएमसीजी बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है बैक एंड पे, क्योंकि वो मैजिकल सी लगती है कि आपने 100 टन मैंगोज लिया और उसका 100 टन का अचार बना दिया रोज के रोज, राइट। वो इतना फैसिनेटिंग लगता है, बट वो 100 टन का अचार बनाने के लिए आपको 20 लोग और मिल जाएंगे, लेकिन आपके सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांड बिल्डिंग में जो पैसा खर्चा होगा, आप कस्टमर को एक्स अमाउंट की जगह वाई अमाउंट चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज ब्रांड का परसेप्शन बेटर है। इस पे बात करते हैं, राइट, ब्रांड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, तो ये मेरी एक लर्निंग हम लोग की बहुत स्ट्रांग है। तो आई हैव बीन ऑलवेज थ्रू एंड थ्रू अ ऑपरेशन गाय, एज आई टोल्ड इन द बिगनिंग कि मेरे राजीव जी के बीच में, तो मैं तो ऑपरेशंस को पूरा स्केल अप 500 करोड़ तक 8 से 500 मैंने ही बनाया है, और बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, और हमने काफ़ी कुछ इनोवेशंस किए हैं,
काफ़ी ऐसी मशीन भी लाई है जो आज तक इंडिया में कोई यूज़ ही नहीं किया उस प्रोडक्ट के लिए। ये तो बैकएंड वाली चीज़ है। तो ऑपरेशंस में हमने एक चीज़ लेकिन पक्का सीखी कि इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ आपका इतना बड़ा एग्रीकल्चर कंट्री है, एक उदाहरण ले ले कि नींबू एट द पीक, मैं कंज्यूमर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फार्म की बात कर रहा हूँ। एट द पीक फार्मर 100 रुपये किलो बेचता है, एट द बॉटम वो 5 रुपये किलो बेचता है। दैट्स द डिफरेंस। और वो 5 से 10 रुपये किलो के रेट साल में सिर्फ 20 दिन आते हैं, जहाँ पूरे कंट्री का आउटपुट इकट्ठे आ रहा है, वो पीक सीजन ऑफ द अराइवल है। तो अगर मैं अपना 80, 90, 100% प्रोक्योरमेंट वो 20 दिन में कर पाऊँ, तो आई विल बी सिटिंग ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग मॉडल। तो हमने निलॉन्स को वैसे ही पूरे बैकएंड को बिल्ड किया कि क्या मैं जहाँ चीपेस्ट है तो क्या मैं 100-200 टन भी डेली काट के अचार बना सकता हूँ। तो वी इन्वेस्टेड हैवीली इन द बैकएंड इन द पास्ट, विच गिव्स अस अ बेनिफिट टुडे कि आज अगर प्राइस स्केल बढ़ रहा है, हाँ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स हम लोग बहुत अच्छे से ले पाते हैं। जहाँ हमारा कंपटीशन शायद से 1 ट्रक जिंजर काट पाएगा या 2 ट्रक कर पाएगा, हम 100 टन 150 टन भी जिंजर काट पाएंगे। तो वो अप्रोच हमने बैकएंड में बिल्ड किया हर एक कैटेगरीज में। तो वहाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जहाँ खास करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग की बात है, एंड दैट इज़ आर मोट इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, where our cost of manufacturing or procurement would be one of the lowest in the industry. और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जब इस स्पीड पे बना रहे हैं, स्केल पे बना रहे हैं, तो वहाँ पे साइंस को हमने बहुत इम्प्लीमेंट किया इन टर्म्स ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, अब एक बार डिस्ट्रीब्यूशन में भी आते हैं अगेन, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में। ये आपने 500 करोड़ बताया, 500 करोड़ में ब्रेकडाउन क्या होगा ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, क्योंकि आप प्राइमरी ऑफलाइन बिजनेस, हम लोग लार्जली आज भी जीटी बिजनेस है। अगर हम ये बात करें तो जीटी और एमटी। तो अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो यू कैन से ऑनलाइन बिजनेस आज के डेट में सिर्फ 1% ऑफ द टॉप लाइन होगा। दैट्स इट। 99% ऑफलाइन है। दैट इज इनसेन। तो आप ऑनलाइन को कैसे देखते हो? हम ऑनलाइन को 2 प्रकार से देखते हैं। देखिए, जो बड़ा इंटरेस्टिंग किसी से सुना था मैंने 3 साल पहले कि जो 4 लॉज ऑफ मार्केटिंग है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेसमेंट। तो उसको जस्ट अगर हम डिस्कस करें तो बहुत अच्छा कहा कि प्रोडक्ट इज नो मोर अ प्रोडक्ट, यू आर एक्चुअली सोल्यूशन नाउ। सोल्यूशन। तो आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप सोल्यूशन बेच रहे। सो उसने बहुत अच्छे से कन्वर्ट किया कि प्रोडक्ट इज एक्सटर्नल but solution is actually internal. So what consumer is not looking at a product, he is looking at a solution. What solution you are providing to him, right? Price is no more a price, value, it's value. What value a consumer is deriving out of it, right? Promotion is no more a promotion, it is education. Customer wants to be educated. आप आज के डेट में आप देखेंगे तो सोशल मीडिया में मोर एजुकेटिव कंटेंट्स आ रहे हैं, बिकॉज कस्टमर लुक्स एट एजुकेशन रादर देन प्रमोशन। एंड प्लेसमेंट इज नो मोर प्लेसमेंट, इट इज़ एक्सेसिबिलिटी। मुझे जहाँ चाहिए वहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये ज़रूर है कि आप जब इंडिया में है तो आप इंडिया में भी है, आप भारत में भी है। तो आज अगर हम ऑफलाइन देखें तो वो भारत है, आज हम क्यू कॉमर्स, ई कॉमर्स देखें तो वो इंडिया है। वो आने मतलब 2024 में कुछ लोग 2014 भी जी रहे हैं, कुछ लोग 2024 भी जी रहे हैं और कुछ लोग 2034 भी जी रहे हैं। सो यू हैव ऑल द स्पेक्ट्रम देयर, राइट? सो क्यू कॉम, ई कॉम, ये जो ऑनलाइन बिजनेस है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंज्यूमर, जो अर्बन, खास करके अर्बन कंज्यूमर यहाँ से अब काफ़ी क्वांटिटी में ले रहा है। और अगर हम यहाँ पे एब्सेंट है तो वी आर मिसिंग दैट स्पेस। और ये स्पेस में अगर कंपटीशन घुसेगा तो वहाँ से धीरे धीरे उसको जगह मिलेगी, वहाँ से वो जीटी में भी, जनरल ट्रेड में भी आएगा, सब जगह आएगा। तो यू हैव टू बी प्रेजेंट एंड एग्रेसिव इन एवरी एरियाज वेयर योर कंज्यूमर आर गोइंग एंड बाइंग। तो हम लोग ऑनलाइन को बहुत एग्रेसिवली देख रहे हैं एंड वी आर स्लाइटली लेगार्ड देयर, इसलिए हमारी सेल्स शायद से 1% है। तो टू कंपनसेट वी आर डूइंग लिटिल मोर एग्रेसिव स्टफ देयर, ताकि हम वो 1% को 3%, 4% अगले 1 साल 1.5 साल में बना पाए। तो दैट्स अ मार्केट, बट हर एक मार्केट के अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर ऑब्जर्विंग कि जैसे आज के डेट में हम लोग सब क्यू कॉम की बात करते हैं और क्यू कॉम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बट वन थिंग दैट हम ऑन ग्राउंड जो अभी समझ रहे हैं कि क्यू कॉम वर्क्स ऑन डार्क स्टोर्स, और डार्क स्टोर्स की टिपिकल उनकी जो लिमिट है 3000 SKUs ही रख सकते हैं, उतनी लिमिट से। तो ये क्विक कॉमर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
तो आज जो आपका ई कॉमर्स की प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ई कॉमर्स आप डायरेक्टली बड़े बड़े वेयर हाउसेज से या वेंडर भी अपने यहाँ से शिप कर रहा है, तो आपके शिपिंग के प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा है। और क्यू कॉमर्स ई कॉमर्स में काफ़ी बार आपके अगर आप देखोगे ई कॉमर्स में फूड कंपनीज बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई थी और पैसा नहीं बना रही थी, बिकॉज ई कॉमर्स में सबसे बड़ी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी। जो आपको नेशनल अगर कुरियर भेजना है तो 1 kg का 70 रुपया लगने वाला है। तो आपकी और फूड प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज बल्की, बिकॉज आपको क्वांटिटी में खाना होता है और वो उसकी प्राइस कम होती है, बिकॉज फूड प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन कंपैरेटिवली कम है। विज़ाविस आपका टेक्सटाइल ले लीजिए, आपका पर्सनल हाइजीन ले लीजिए, आपका कॉस्मेटिक्स ले लीजिए, उसमें पर केजी के हिसाब से प्राइजेस 4,000-5,000 रुपये किलो की है और फूड प्रोडक्ट में 300-400 रुपये किलो की है। तो ई कॉम में कभी भी फूड बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा। Correct. या बहुत पैसा नहीं बनाया, लेकिन आपका गारमेंट्स पैसा बनाया। और टाइम का भी होता है ना, कौन वेट करे, कौन वेट करेगा, ऑर्डर करेगा। लेकिन क्यू कॉम ने फूड के लिए चेंज ओवर था, बिकॉज उसके लिए आपकी कॉस्ट ऑफ डिलीवरी सडनली क्रैश हो गई, इसलिए क्यू कॉम और स्पीड ऑफ डिलीवरी मिल गई। बट क्यू कॉम में जो हम चैलेंज देख रहे हैं कि वो डार्क स्टोर्स है, डार्क स्टोर्स क्योंकि आपके जो वेयर हाउसेज है वो शहर से बाहर है ई कॉम में, विज़ाविस आपके डार्क स्टोर शहर के बीचों बीच है, अगली गली में है, तो रेंटल्स ज़्यादा है, और रेंटल्स ज़्यादा है तो उसमें आपको जो रीच करने के लिए जो आप बहुत ज़्यादा बड़े वेयर हाउसेज नहीं ले सकते, तो आपके पास नंबर ऑफ एसक्यूज लिमिटेड हो जा रहे हैं। करेक्ट। तो आज जब क्यू कॉम को हम कोई भी कंपनीज बढ़ाना चाह रही है, ज़्यादा एसक्यूज डालना चाह रही है, तो उसका एडवांटेज इसलिए नहीं मिल रहा है बिकॉज इनके वेयर हाउसेज फुल हो गए, इनके पास और जगह नहीं। 3,000 एसक्यूज मतलब प्रोडक्ट्स, 3,000 यूनिक प्रोडक्ट से ज़्यादा वो रख नहीं पाते। और आज कम से कम अगर हम फूड एफएमसीजी की बात करेंगे तो 1.5-2 लाख एसक्यूज होंगे। आज निलॉन्स कंपनी, हमारी कंपनी की बात करेंगे तो हमारे 600 एसक्यूज है निलॉन्स के। एक छोटी सी कंपनी 500 करोड़ की कंपनी 600 एसक्यूज लेके बैठी है, तो अगर आप इसको एनलार्ज कर दोगे 1.5-2 लाख एसक्यूज है और उसमें से 3,000 एसक्यू की ही जगह है। तो ये चैलेंज हम आज क्यू कॉम में फेस कर रहे हैं। तो लिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप अगर स्विगी के प्लेटफॉर्म में जा रहे हो, किसी प्लेटफॉर्म में जा रहे हो, तो उनके पास जगह नहीं है, आपका प्रोडक्ट नहीं आ रहा, वो लिस्ट नहीं करवा पा रहे हो, और ये चैलेंज रहेगा। और हम तो अभी सिर्फ फूड की बात कर रहे हैं, और क्यू कॉम में तो नॉन फूड भी बिक रहा है, आपके डिटर्जेंट, सोप्स, दुनिया फलाना सब बिक रहा है। तो इट इज बिकमिंग गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग वेरी गुड पॉइंट थिंग। तो आई डू नॉट नो कि ये फर्स्ट बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 5 बिलियन की सेल्स तो आ गई, या 2 बिलियन की आ गई, या 3 बिलियन की आ गई, 8 करोड़ वाले स्टेज पे। हाँ, अब वहां से नेक्स्ट लेवल के लिए क्या, एंड आई एम श्योर एवरीबडी विल फिगर आउट अ वे एंड फाइंड अ वे, बट वो क्या होगा, हाउ दैट 3,000 एसक्यू विल मूव टू 20,000 और 15,000 एसक्यूज, या हाउ द मोस्ट अप्रोप्रिएट 3,000 एसक्यूज विल सर्वाइव, बिकॉज एस्पिरेशन तो सभी कंपनी के होंगे। तो वो एक जर्नी है, बट करंटली हम ये बिलीव कर रहे हैं कि या वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट अ मेथड कि हाउ वी बिकम मोर एंड मोर पार्ट ऑफ दोस 3,000 एसक्यूज। उस तरफ में हमारी जर्नी अब चालू है। इसी में थोड़ा और जाते हैं, डिजिटल वाली जो दुनिया है। मेरी एक फाउंडर से बात हुई थी, योगा बार की फाउंडर है सुहासनी, उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने स्टार्ट मिक्स से किया था, मतलब शी इज़ अ इंटरनेट जनरेशन पर्सन, तो उन्होंने ऑफलाइन में भी काफ़ी फोकस किया, ऑनलाइन में फोकस किया, और उनका ऑनलाइन ब्रांड है, लाइक योगा बार को लोग जानते हैं ऑनलाइन में, डिजिटल में, एंड उनका भी 80% रेवेन्यू बता रहे थे ऑफलाइन से आ रहा था। तब मेरे को शॉक हुआ कि इतना बड़ा है, राइट। उनका 20% है, जो आपका भी 1% है, गिवन दैट दे आर ऑल्सो ऑनलाइन फर्स्ट ब्रांड। एंड ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन ब्रांड्स हैं जो अभी GT और MT में जा रहे हैं, बिकॉज स्केल और जनता वहीं पे बहुत सारी है। ये कितना बदल सकता है, ये मतलब जो आपने भी प्रॉब्लम बताई, देखिए जो 3,000 SKU वाला प्रॉब्लम है, इनवे ये स्केल का प्रॉब्लम है, वो और स्केल कैसे करेंगे, ज़ेप्टो और ये लोग भी कैसे स्केल करेंगे अगर इनके पास ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, रेवेन्यू कैसे ड्राइव करेंगे। तो ऑनलाइन में क्या क्या चैनल्स हैं बेचने के आपके हिसाब से, जिस पर भी आप बेच रहे हो और आपको ऐड करना है, लाइक 500 करोड़ अगर आपके इधर से आ रहा है, और लाइक 495 करोड़ अगर आपका ऑफलाइन आ रहा है, डू यू सी योरसेल्फ डूइंग 495 करोड़ फ्रॉम ऑनलाइन ऑल्सो इन द नेक्स्ट 5 years? सी, इट विल डिपेंड ऑन हाउ दैट इमर्जेस, बट अगर आप देखेंगे हर चैनल की अपने कॉस्ट होते हैं, राइट। एक अगर हम दुकानदार की बात करें तो एक दुकान की अपनी कॉस्ट हो गई, सिमिलरली एक ई कॉम क्यू कॉम की कॉस्ट हो गई, राइट। आज के डेट में मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस इज ऑफलाइन, GT, राइट। आज आप एंड ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कमीशंस कम होती है, लॉजिस्टिक्स हेवी है, बट कमीशंस लो है। और आज के डेट में क्या है कि आज अगर मैं जनरल ट्रेड में 25% मार्जिन रिटेलर को दे रहा हूँ, तो क्यू कॉम में भी 25% ही दे रहा हूँ, बट क्यू कॉम में मैं अनदर 25% या 30% या 40% नहीं, डिस्काउंट्स नहीं। डिस्काउंट्स शायद से क्यू कॉम में कंपेरेटिवली ई कॉम में बहुत बड़े डिस्काउंट्स होते थे, क्यू कॉम में डिस्काउंट बहुत ज़्यादा नहीं है, 5-10% ही, बिकॉज वो आदमी को उस वक्त जो नीड है वो अभी ऑर्डर कर रहा है, तो वो डिस्काउंट नहीं देख रहा है, वो अवेलेबिलिटी देख रहा है। जो ई कॉम में वो डिस्काउंट्स देखता था, क्यू कॉम में डिस्काउंट्स नहीं देख रहा है।
ओके, डिस्काउंट्स में अवेलेबल क्यूकॉम में आज के डेट में एटलीस्ट इट इज स्टिल ऑन पेइंग फॉर द कन्वीनियंस, यू आर पेइंग फॉर द कन्वीनियंस, बट द प्रॉब्लम इज क्यूकॉम में भी आप 25-30% अनदर पैसा खर्चा कर रहे हैं मार्केटिंग पे, आप लीड जनरेशन पे खर्चा कर रहे हैं, आप अपने अवेयरनेस पे खर्चा कर रहे हैं, आप सर्च इंजन में खर्चा, सर्च बैनर के लिए खर्चा कर रहे हैं, तो आप 25% मार्जिन के अलावा 25% मार्केटिंग में खर्चा कर रहे हैं, पूरा मार्जिन ही खा जाता है, पूरा मार्जिन खत्म हो गया। जो आज जनरल ट्रेड में आप 25% रिटेलर को दे दिए, उसके बाद आप और मार्केटिंग जो आप नेशनल मार्केटिंग 3% 4% खर्चा कर रहे हैं, उसमें वहाँ से ऑफटेक हो जा रही है। क्यूकॉम में बिकॉज आपका कॉम्पिटिशन भी ऊपर आना चाहता है, तो वो भी 25-30% खर्चा कर रहा है या 40% खर्चा कर रहा है, अगर छोटा ब्रांड है तो 50% भी खर्चा कर रहा है, तो वो ऊपर आ रहा है। आप देख रहे हो यार मेरा प्रोडक्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं नंबर 4 नंबर 5 पे आ रहा हूँ, तो आप भी स्पेंड करना कर रहे हो। तो ये जो क्यूकॉम में पैसा बनना आज के डेट में चैलेंजिंग है, फिर भी पैसा बन रहा है कंपैरेटिवली। ई कॉम में तो फूड में और भी पैसा नहीं बनता था बिकॉज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्यूकॉम में फिर भी थोड़ा बन सकता है, बट स्टिल वहाँ का बिगर चैलेंज, आप बोले 500 करोड़ बन सकते हैं क्या, उसमें अगर आंसर वही है कि कितना बड़ा क्यूकॉम हो पाएगा, ये 3000 SKUs को कैसे ब्रेक कर पाएगा। बिकॉज आज हमारे अगर देखेंगे तो हमने बता 500 SKU का, 500 SKU में से टॉप 100 SKU मेरी 80% सेल देते हैं, मतलब 500 करोड़ में से 400 करोड़ सेल 80 SKU से आती है। तो अगर वही मुझे 400 करोड़ मुझे क्यूकॉम से लाना होगा, तो मुझे वहाँ पे 100 SKUs डालने पड़ेंगे। अगर वो 3000 ही लग पाते हैं, तो मेरे जैसी कंपनी का 100 कैसे रखेंगे। तो वो आंसर्स को कैसे क्रैक करेगा, दैट आंसर आई डू नॉट नो, जो जनरल ट्रेड में पॉसिबल हो जाए। एंड इज इट अ जीरो सम गेम ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, कि अगर ऑफलाइन कम हो रहा है, ऑनलाइन बढ़ रहा है, तो क्या ऑफलाइन कम हो रहा है? हाँ, इतना सिंपल है कि बिजनेस कंजम्पशंस विल ग्रो एट 6, 7, 8, 10%। उससे ज़्यादा, मतलब हमारी कभी भी निलॉन्स में भी हम बोलते हैं कि अगर सपोज मेरी कोई नंबर, ये कैटेगरी की पास्ता मसाला का पिछले महीने सपोज 1 करोड़ 20 लाख हुआ था और इस महीने 2 करोड़ हो गया, तो मेरा सिंपल आंसर होता है 2 करोड़ की सेल नहीं हुई है। कहीं ना कहीं या तो चैनल स्टफिंग हुई है, या कहीं ना कहीं कोई कंपटीशन का माल अवेलेबल नहीं था, इसलिए मेरी टीम ने बेच दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 करोड़ की 20 लाख 1 करोड़ 20 लाख की कैटेगरी अगले महीने 2 करोड़। काफ़ी बार क्या होता है कि 2 करोड़ हो गई तो आप अगले बार के टारगेट 2 का 2.25 और 2.5 वैसा बेस करना चालू कर देते हो कि यार ये हो गया। बट आंसर सिंपल है कि 1 करोड़ 20 लाख से 2 करोड़ एक महीने में हो जा रहा है, तो व्हाट हैज़ हैपेंड, वी नीड टू आस्क द क्वेश्चन। तो सिमिलरली हम जो बोलते हैं 150 करोड़ लोग हैं, 450 करोड़ मील्स अ डे का मार्केट है, वो मार्केट अपने स्पीड से ही बढ़ेगा। वो 5, 6, 8%, 10%। कोई कैटेगरी शायद से मोर इंटरेस्टिंग कैटेगरी है आज के डेट में, शायद से सैलेड ड्रेसिंग मेयोनीज जो है कैटेगरी मोर यंग जनरेशन है, वो 20% से ग्रो हो जाएगी। कोई कैटेगरी पिकल जो है ओल्ड जनरेशन की कैटेगरी 6-7% से ग्रो होगी, बट वो 6-7 से 20% की रेंज में ग्रो हो रही है। तो अगर आपकी सडनली किसी चैनल पे 200-200% सेल ग्रो हो रही है, इसका मतलब है ही नहीं कि वो कैटेगरी 200% से हो रही है। वो बाकी का जो 180 है वो कहीं और से निकल के यहाँ आ रहा है। सो कहीं आ रहा है तो कहीं से जा भी रहा है, ये पक्की बात है। मार्केट उस प्रोपोर्शनेट से डिसप्रोपोर्शनेट से ग्रो ही नहीं कर सकता, उतनी इलास्टिसिटी नहीं है मार्केट में। मतलब जो भी हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, मार्केट इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, उतनी इलास्टिसिटी है ही नहीं। जितना इनइलास्टिक उतना डिफिकल्ट टू चेंज बिहेवियर। इलास्टिसिटी हाई है, मतलब आप आदमी सोचिए ना कि अगर वो एक बार एक आदमी अचार खाता है तो 20 ग्राम खाता है एक मील में, और महीने में 20-30 दिनों में वो 8 दिन अचार खाता है। आप कितना ही डिस्काउंट दे दो, कितना ही प्रमोशन चला दो, कितना ही अचार बोल दो, वो सडनली महीने में 30 बार में से 8 बार जो अचार खाता था उसकी जगह 16 बार खाने लगेगा, या 20 ग्राम की जगह 40 ग्राम खाने लगेगा। और पूरे बड़े नेशनल स्केल पे ऐसा इम्पॉसिबल है। वो 8 का 9 ही होगा, 20 ग्राम का 20 ग्राम रहेगा। तो दैट इज हाउ इट इज गोना बी। आदमी की तो एक मील में भूख 250 ग्राम खाने की है। तो आपकी ग्रोथ किस पर डिपेंडेंट है? एक होता है कि आप हर जगह प्रेजेंट हो जहाँ पे आपको प्रेजेंट होना है, उसके बाद तो आपको बस वेट ही करना है उसको। नहीं, FMCG इंडस्ट्री और इसको सबको हम वैसे बोलते हैं का एक ही फॉर्मूला है ग्रोथ का। इट इज विड्थ इनटू डेप्थ इनटू वेलोसिटी, यही फॉर्मूला है। विड्थ मतलब आप कितने दुकानों में अवेलेबल हो, जिसमें आप ये भी बोल लो कि आज सपोज जेप्टो के 600 डार्क स्टोर्स है, तो शायद से निलॉन्स के प्रोडक्ट्स को हर डार्क स्टोर में रखते भी नहीं होंगे। अगर आज के डेट में उनको लगता है कि मेरे इन्हीं जगह में बिकता है, तो वो शायद से 50 डार्क स्टोर में रखते होंगे, उसको भी हम विड्थ बोलते हैं। तो कितने आज इंडिया में जनरल ट्रेड में 1 करोड़ दुकान है, जिसमें से 35 लाख दुकानें जिसको हम डायरेक्ट रीच कर सकते हैं। आप लोग निलॉन्स, कोई भी कंपनी, लीवर्स भी 35 लाख की रीच करती है। लीवर्स इज अवेलेबल इन 1 करोड़, लेकिन 35 लाख की डायरेक्ट रीच है, बाकी 65 लाख की इनडायरेक्ट रीच है। इनडायरेक्ट रीच मतलब आपने होलसेल में माल दे दिया। जो C क्लास D क्लास आउटलेट्स है, जो सिर्फ एक बार में 50 रुपया या 100 रुपया या 200 रुपये का सामान लेते हैं, तो उसको डिलीवर करना भी एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इफिशिएंट नहीं हो पाता। तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूटर डिलीवर नहीं करता।
तो ऐसी 65 लाख दुकानें हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर डिलीवर नहीं करते, वो अपनी रिक्शा लेके होलसेल मार्केट में आते हैं और उनको अपनी दुकान के लिए जो चाहिए वो 10, 20, 25 होलसेलर से, ये कंपनी का साबुन चाहिए, ये कंपनी का अचार चाहिए, ये कंपनी का तेल चाहिए, लेके होलसेलर से अपनी रिक्शा में भर के अपने आउटलेट पे जाते हैं। तो उनका डेटा किसी कंपनी के पास नहीं है, वो उनका डेटा होलसेलर के पास है। तो ऐसे 1 करोड़ दुकान में से 65 लाख दुकानें हैं जिनका डेटा लीवर्स के पास भी नहीं है, वो इनडायरेक्ट रीच हो गई। तो 35 लाख तो हर कंपनी की, आप FMCG कंपनी की अगर एनुअल बैलेंस शीट्स या वो जब AGM में बात करेंगे तो अपनी डायरेक्ट रीच इनडायरेक्ट रीच की बात करेंगे। तो डायरेक्ट रीच मैक्स 35 लाख है। आप लोग कितने स्टोर्स में? हमारी डायरेक्ट रीच अराउंड 4.5 लाख है। तो वी आर एट, यू कैन से ओनली 12-13% ऑफ डायरेक्ट रीच। तो जितनी मेरी विड्थ बढ़ेगी, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा। तो रेवेन्यू बढ़ाने के क्या फॉर्मूला वो बता रहा हूँ। तो विड्थ इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज डेप्थ। मेरे 500 SKU है, मेरा करंट एवरेज SKU अवेलेबल पर स्टोर ओनली 4 है। किसी स्टोर पे 40 SKU भी बिकते होंगे, लेकिन किसी पे एक ही बिकता होगा। तो जितने मेरे SKUs बढ़ेंगे उतनी मेरी सेल बढ़ेगी, राइट। SKU बढ़ाने का सिंपल तरीका ये हो जाएगा कि भाई मेरा बंदा, और इसलिए आपका QCOM E-com की जो स्टोरी है, क्योंकि अगर आप जनरल ट्रेड में देखें तो बिटवीन योर प्रोडक्ट एंड द कस्टमर देयर इज अ रिटेलर स्टैंडिंग। तो अगर कस्टमर को मालूम ही नहीं है आपका प्रोडक्ट आता है, आपने मसाले लॉन्च कर दिए, सपोज निलॉन्स ने आज मेयोनीज लॉन्च कर दिए, मेयोनीज मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के रिलेशनशिप के, मेरे सेल्समैन के रिलेशनशिप से दुकानदार ने रख भी लिया, लेकिन वो रखेगा पीछे शेल्फ में। कंज्यूमर को मालूम ही नहीं निलॉन्स का मेयोनीज आता है, तो कंज्यूमर मांगेगा नहीं, वो दुकान में एक्सपायर होगा। तो एडिंग अ न्यू SKU टू आउटलेट इज ईजी बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप दैट वी हैव, बट सस्टेनिंग इट एंड मेकिंग इट अ सक्सेसफुल SKU इज अ चैलेंजिंग जर्नी इन GT. It's a more easier journey in MT, SMT, much easier in QCOM. बिकॉज यू आर डायरेक्टली एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू द कंज्यूमर। GT के कंज्यूमर को कम्युनिकेट करने के लिए नेशनल स्पेंड लगता है, राइट, एंड इसलिए वहाँ डेप्थ बढ़ाना बहुत चैलेंजिंग होता है। ब्रिलियंट पॉइंट, राइट। सो विड्थ है, नेक्स्ट इज डेप्थ, एंड थर्ड इज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज उस आउटलेट से 5,000 रुपये का अचार बिक रहा था, मेरा 500 बिक रहा है, बाकी 4,500 का किसी और का बिक रहा है। हियर कम्स द प्ले ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले ऑफ मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, जीरो सम गेम वाला पार्ट। हाँ, मार्केटिंग ब्रांडिंग, जितना स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग ब्रांडिंग होगा उतना उसका 5,000 का शेयर आप ज़्यादा ले पाओगे। तो आपका आंसर तो यही 3 चीज़ है कि मार्केट शेयर। तो आपका कितने दुकानों पे आप हो, कितने SKUs बेच रहे हो, और क्या वेलोसिटी से आप उस आउटलेट का थ्रूपुट ला पा रहे हो। ये QCOM के लिए भी यही इम्प्लीमेंटेशन है, SMT के लिए ये भी है, MT के लिए ये है, GT के लिए, सभी के लिए फार्मूला तो एक ही है। मार्केट शेयर इनटू नंबर ऑफ स्टोर्स इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, समथिंग लाइक दैट, नंबर ऑफ SKUs, यस। यानी आपका जितना ज़्यादा है, जब आप पूरे, कितना स्केल है भाई, मतलब नंबर ऑफ स्टोर्स मतलब 1 करोड़, 1 करोड़ स्टोर पे पहुंच गए हो, जब आपके सारे के सारे 100 SKU हैं, 1 करोड़ स्टोर इंटू 100 SKU इंटू 100% मार्केट शेयर, तो इनफाइनाइट हो गया। बहुत बड़ा हो गया। तब उसके बाद आप बोलोगे फिर एक्सपोर्ट भी है, उसके आप बोलोगे मैं नई एक और कैटेगरी भी लॉन्च कर सकता हूँ, तो स्टोरी तो अलग है। तो लंबी जर्नी है, लंबी जर्नी है। तो आज आप देखोगे ना, तो एक और चीज़ है जिस पे हमने अब काम चालू किया है। मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल फूड की बात कर रहा हूँ मैं, नॉन फूड की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे कि, एक सेकंड, इसमें सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें ऑनलाइन का रोल किधर आ रहा है? ऑनलाइन इज हेल्पिंग यू बी टेक्निकली इन मोर स्टोर्स। ऑनलाइन के भी अपने स्टोर्स हो गए ना, आप बोल रहे ज़ेप्टो के 500 स्टोर हो गए, जो डार्क स्टोर्स है। करेक्ट, वो स्टोरी हो गया। और मार्केट शेयर, अगर आप ऑनलाइन जल्दी घुस जाते हो तो न्यू एज में आपकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में आपको आसानी होगी, जो आपको बाद में GT। बिल्कुल, वो आंसर वही है, विद डेप्थ वेलोसिटी। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। कि आज अगर आप मोस्ट ऑफ द कंपनीज को देखेंगे फूड में, वेयर द मार्जिन्स आर मेड, तो you will see that 9 out of 10 companies are getting their 60 to 80% sales from 2 or 3 states. अगर हम आज, बहुत अच्छी कंपनीज की लिस्टिंग्स भी हुई, अगर हम देखें आज बिकाजी इज नाउ वैल्यूड एट 24,000 करोड़, राइट, बट आप उसका आंसर देखोगे तो 2,400-2,500 करोड़ की सेल में से उनके, अगर आप डेटा को निकाल के देखेंगे AGM के, तो 75% सेल इज कमिंग फ्रॉम राजस्थान, आसाम एंड बिहार, 3 स्टेट्स। बिकाजी आप यही ले लीजिए, बालाजी, आप गोपाल स्नैक्स ले लीजिए, आप MTR ले लीजिए, आप जो भी ब्रांड्स उठा लीजिए, जो सब 3,000 करोड़ ब्रांड्स है, उनका 60 to 80% सेल 2 या 3 स्टेट से ही आता है। तो आंसर ये है कि फॉर रीचिंग मोर विड्थ यू विल रिक्वायर कॉस्ट, बिकॉज एवरी आउटलेट पे जाने के लिए आपको सेल्स टीम लगेगी। एक सेल्स टीम मैक्सिमम महीने का 400 से 500 दुकान ही कवर कर पाती है। तो आपको 4 लाख का 8 लाख करना है, तो आपको और उतने फीट ऑन स्ट्रीट लगेंगे।
लेकिन आपने उसी मार्केट में डेप्थ बढ़ा दी और वेलोसिटी बढ़ा दी, तो आप वही सेल गुजरात से ही या राजस्थान से ही बिकाजी 1000 करोड़ बेच लेगा और गोपाल स्नैक्स जो है गुजरात से ही 1000 करोड़ बेच लेगा। बिकॉज आज एवरी नमकीन के पैकेट जो राजस्थान में बिकेगा उसमें से अगर 4 पैकेट में से 2 बिकाजी के होंगे तो ऑटोमेटिकली आपने उसी रेवेन्यू आज बिकॉज आपने बिकाजी में इतना डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस किया, वैसे कह रहे हो, फेयर तो आपने एक ही स्टेट में हर जगह माल रखवा दिया और वहाँ पे ज़्यादा एसक्यूज रखवा दी और वहाँ पे ब्रांडिंग कर करा के आपकी उस स्टोर से आपने मैक्सिमम सेल्स ले ली। सो द फॉर्मूला टू विन इन इंडिया इफ एनीबडी वांट्स टू इज नॉट अबाउट स्प्रेडिंग थिन, इट इज़ अबाउट गोइंग डीपर। अर्लियर इंडिया वॉज अबाउट, जो हम बोलते हैं ना कि आज काफ़ी बार लोग बोलते हैं कि एक उत्तर प्रदेश इज इक्वल टू 3 यूरोपियन कंट्रीज, वो आज के डेट में अगर एक्चुअली एफएमसीजी में देखें तो अगर इंडिया जीतना है तो आपको इंडिया नहीं जीतना है, आपको स्टेट जीतना है। अगर आप स्टेट जीत गए ना, एक स्टेट में आप फूड एफएमसीजी में 1000-2000 करोड़ की कंपनी बना सकते हो एक स्टेट में। काफ़ी बार ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे इतनी मेहनत करनी है इसलिए हम स्प्रेड और जगह हो जाते हैं, बट टुडे द आंसर टू विन इंडिया इज गोइंग डीपर एंड नॉट गोइंग वाइडर। 4 कैटेगरी में जाऊंगा तो मैं 40 कंपटीशन के साथ जाऊंगा, उसी प्रकार से अगर मैं 4 स्टेट में जा रहा हूँ, उस स्टेट के भी 40 बड़े या 10 ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत काम उसी स्टेट में कर रहे हैं, तो मुझे उनसे भी लड़ाई करनी पड़ रही है। तो आज एक लर्निंग हमारी ये भी है, तो वी ऑल्सो चैनलाइज आवर सेल्फ नाउ, जो हम साइंस की बात करें सिंस 2021 की वी वर ऑल्सो पैन इंडिया, जैसे हमने 2-3 बार डिस्कस किया कश्मीर से तमिलनाडु। सो माई टॉप 5 स्टेट्स इन 2021 वर गिविंग मी 35% रेवेन्यू, नाउ दे आर गिविंग मी 55% रेवेन्यू। तो वी आर ऑल्सो सेइंग कि यार गो डीपर इन अ स्टेट, बिकॉज वंस यू गो डीपर योर throughput per outlet will be higher, you will be able to charge better prices because consumer are demanding a product, you are slowly becoming a push brand से आप pull brand बन रहे हैं, आपके ज़्यादा SKUs उन स्टोर पे रखना चालू हो जाएंगे बिकॉज आप पुल ब्रांड बन रहे हैं। सो ऑल दिस चेंजेस विल हैपन, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इनसाइट दैट गो डीपर रादर देन गोइंग वाइड। आपने इंडियन कंज्यूमर के बारे में क्या देखा है? सी, एक चीज़ तो है कि इंडियन कंज्यूमर्स हैव ऑलवेज बीन एस्पिरेशनल, तो काफ़ी बार हम लोग ये सोचते हैं कि इंडियन वालों को सस्ता चाहिए, लेकिन सस्ता का मतलब खराब चाहिए ऐसा नहीं है। दे आर ऑलवेज एस्पिरेशनल, वैल्यू चाहिए लेकिन दे वांट क्वालिटी। अगर आप सस्ता दोगे लेकिन क्वालिटी नहीं दोगे तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो एस्पिरेशनल है, एंड एस्पिरेशनल इन टर्म्स ऑफ ऑल्सो लुक एंड फील ऑफ द प्रोडक्ट, पैकेजिंग, हर चीज़ में दे वांट टू हैव बेटर, एंड दे ऑल्सो सीक फॉर वैल्यू। एक अगेन वो भारत और इंडिया की बात कर लिए, टॉप 2% लोगों को छोड़ दीजिए, तो बाकी लोगों को दे सीक फॉर वैल्यू, दे सीक फॉर बेटर डील्स, डिस्काउंट। और आजकल की यंग जनरेशन तो डिस्काउंट्स को मेजरली चाहती है, और काफ़ी कंपनीज ग्रो करने के लिए, उस मार्केट को पकड़ने के लिए डिस्काउंट्स दे भी रही है। तो वैल्यू ड्रिवन कंज्यूमर है, एस्पिरेशनल ड्रिवन कंज्यूमर है। बट एक बार अगर आप किसी के साथ अटैच है, जुड़े हुए हैं, तो ब्रांड के साथ जो अटैचमेंट है वो भी जल्दी चेंज नहीं होती। प्योरली मतलब जो हमारे इसमें कहावत है कि अगर कंज्यूमर को ब्रांड शिफ्ट कराना है तो कम से कम 20% प्लस का बेनिफिट मिले तो कंज्यूमर, चाहे वैल्यू में या क्वांटिटी में या कोई चीज़ में, एप्पल टू सैमसंग करना तो 20% का अगर डिफरेंस मिले तो आदमी मूव करता है फॉर अ सिमिलर प्रोडक्ट, नहीं तो मूव नहीं करता है। तो और इसीलिए देयर आर ब्रांड्स, जैसे अगर हम बात करें कि एक संतूर सोप की बात करें, तो इन अ प्लेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इट हैज़ 51% मार्केट शेयर। तो हर 2 साबुन में से 1 साबुन संतूर बिकता है। तो इस प्रकार का, और उस वक्त शायद से रिटेलर मार्जिन 6 से, मतलब जो हमारी इंडस्ट्री में 10, 15, 20% मार्जिन होती है, संतूर शायद से 6-7% मार्जिन देता है। उसके बाद भी रिटेलर स्टॉक करता है और बेचता है क्योंकि ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सस्ता प्रोडक्ट दे के संतूर से रिप्लेसमेंट करा लोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कंज्यूमर जो उससे अटैच हो जाता है वो बहुत ईजिली चेंज भी नहीं होता। जो कैटेगरीज सडनली ग्रोइंग कैटेगरीज है वहाँ पे ये चेंजेस फास्टर हो रहे हैं, या जो कैटेगरीज में आदमी के साथ बहुत पर्सनल अटैचमेंट नहीं है वहाँ शायद से ये चेंज होता है। जहाँ कैटेगरी 20, 25, 30, 40% से ग्रो हो रही है, नई कैटेगरीज है, वहाँ आदमी ट्रायल्स करना चाहता है, तो वहाँ मोर डिस्काउंट्स एंड मोर थिंग्स हेल्प। जो कैटेगरी डिस्काउंट के लिए ही फेमस हो गई है वहाँ पर आदमी डिस्काउंट ढूंढता है, बाकी जगह आदमी ब्रांड के साथ अटैच होके ही चलता है। तो ऐसा भी नहीं है कि हर जगह डिस्काउंट होगा तो ब्रांड चेंज करेगा, ये अंडरस्टैंडिंग है। Similarly, if you are able to communicate more to a consumer in terms of आपका पैकेजिंग, अभी हम लोग ने ये भी चेंज देखना चालू किया है, कैन आर पैकेजिंग itself be a branding and packaging itself be a talking point with the consumer। उससे भी बहुत फ़र्क हमको समझ में आ रहा है। where you
because how they perceive you. How they perceive, and India is also significantly more regional. ये मेरे लिए बना है, अगर ये फील होता है ना, तो आज के डेट में हमने सपोज पिकल को ग्रो करना था, जैसे हमने बात की, वी हैव ग्रोन 60%. नेशनल स्केल पे आप अचार बना रहे हो लेकिन आप अंदर रेसिपी रीजनल डाल रहे हो, बट हम लोग ने एक काम किया, हमने ब्रांड्स भी रीजनल बना दिए. सो आई लॉन्च्ड अ पिकल कॉल असल मराठी, MP स्पेशल, उत्तम प्रदेश, दिल्ली दरबार, शेरे पंजाब, आपन बिहार, जोहर झारखंड, रंगीलो राजस्थान. आई हैव लॉन्च्ड वन ब्रांड फॉर ईच स्टेट इन पिकल. वो स्टेट की रेसिपी है और वो स्टेट का ब्रांड है. तो ईच स्टेट हैज बिकम अ 75-80 लाख रुपीज मंथली सेल्स ब्रांड इन अ मैटर ऑफ 6 months. वो ब्रांड कोई नहीं जानता था, लेकिन 6 महीने में, बिकॉज द एंटायर पैकेजिंग प्रोडक्ट इज कम्युनिकेटिंग कि मैं आपके लिए बना हुआ, चीख चीख के ये बोल रहा है, तो दुकानदार वो फील कर रहा है, कस्टमर भी फील कर रहा है. तो विदाउट अ सिंगल रुपी ऑफ मार्केटिंग स्पेंड ऑन ATL, दिस हैज बिकम अ 4 crore मंथली प्रोडक्ट टू मी इन अ मैटर ऑफ 6 months. एंड इट नाउ गिव्स मी अ मेथोडोलॉजी. ठीक है, असल मराठी अगर सक्सेसफुल हो गया तो आई कैन हैव मोर प्रोडक्ट्स विच आर स्पेसिफिक फॉर महाराष्ट्रियन कंज्यूमर अंडर असल मराठी. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आ रही है हमको कि दो हम बोलते हैं इंडिया है, बट इंडिया में भी पर्सनलाइजेशन चाहिए. तो ये एक एस्पेक्ट्स भी कहते हैं ना, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मल्टीपल कंट्रीज विद इन कंट्रीज. एक और एस्पेक्ट ये है कि इंडियंस, अगर आप कंज्यूमर इंसाइट की बात करें तो एक इंडियन वैरायटी चाहता है और वैरायटी के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है. हम लोग ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, हमने एक 10 रुपये का पिकल लॉन्च किया जार में, बट उसकी ट्रे में 10 रुपया बेचने में एफर्ट कैसे है, तो हमने एक ट्रे बनाई, उसमें 6 जार रखे, 2 मैंगो, 2 मिक्स, 1 लाइम, 1 चिली, वैरायटी डाल दी. 60 रुपीज़ का प्रोडक्ट है. ये हम 1 करोड़ रुपए का महीने का बेच ले रहे हैं. ये जस्ट 1 साल पहले लॉन्च किया है. तो एक कंज्यूमर बोलता है, हाँ मेरे को इसमें मैंगो भी मिल जा रहा है, मिक्स भी मिल जा रहा है, लाइम भी मिल जा रहा है, चिली भी बिक जा रहा है. तो आपने 60 रुपीज़ में आपने वो दे दिया. तो ये वैरायटी, और उसमें उसको एक लाइन पसंद भी नहीं आया तो 5 पसंद आ गए, तो बोले 60 में तो लाया था, 5 प्रोडक्ट तो पसंद आ गए. तो वो वैरायटी के साथ भी एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल जाता है. तो इसी बेसिस पे अभी हम और कैटेगरीज में भी इस थॉट प्रोसेस को लेके जा रहे हैं कि हाउ कैन वी एट अ लोअर प्राइस पॉइंट गिव एन एक्सपेरिमेंटेशन टू द कंज्यूमर. और उसमें सपोज फॉर एग्जाम्पल उसको मैंगो पिकल बहुत पसंद आ गया, तो he will then go and buy a bigger bottle of mango pickle because तो that's how you are also generating paid sampling हो गई. तो ये सारे एस्पेक्ट्स है हमारे लर्निंग. मार्केट कंपटीशन पे बात करते हैं. आप कैसे कंपटीशन को देखते हो? थोड़े आपके कंपटीशन होंगे जो आपसे पीछे होंगे, थोड़े आपसे आगे होंगे, थोड़े पीछे होंगे बट ऑनलाइन में आगे होंगे, थोड़े ऑनलाइन में आगे पीछे होंगे बट इसमें ज़्यादा आगे होंगे. आप हाउ डू यू लाइक compete with the other players who are younger or older, whatever? मेरा फर्स्ट मानना है कि द थॉट प्रोसेस इज मार्केट बहुत बड़ा है. तो हमारा कभी भी ये अप्रोच नहीं होता है कि मैं किसी से कोई शेयर लूँ, क्योंकि हर एक का इतना बड़ा मार्केट है कि हर एक जन अपनी ट्राइब, अपनी वाइब बना के चल रहा है, राइट. हम उसमें से इतना ही सीखते हैं कि ये कंपटीशन अच्छा क्या कर रहा है, उससे हम क्या ले सकते हैं, राइट. समबडी इज डूइंग वेरी गुड ऑनलाइन, somebody is doing very good offline. से अब मैंने एवरेस्ट की बात करी, तो एवरेस्ट ने फोकस सिखाया हमको कि कैसे एक ही कैटेगरी को फोकस कर सकते हैं, राइट. हमने अगर वीबा की बात करें तो वीबा ने एक ब्रांड को कैसे इतने फास्ट स्केल अप किया, उसकी जर्नी है. जैसे वीबा को, हमको सबको वीबा की जर्नी पता है, इट्स अ सुपर सक्सेसफुल स्टोरी, लेकिन एक्चुअली उसके डीप डाइव में जाके देखेंगे तो इन 1000 करोड़ कंपनी, उनका रिटेल प्रोडक्ट इज ओनली 200-250. 700 करोड़ इज इंस्टीट्यूशन जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, केटरिंग को दे रहे हैं. तो 1000 करोड़ की कंपनी बनाई है, लेकिन वो बनाई रिटेल में कम है, इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा है. तो अगर आपको इतने फास्ट स्केल करना है, तो हमारा भी वो लर्निंग है कि यार इतने फास्ट तो जीटी में स्केल करना पॉसिबल नहीं है नए कैटेगरी में, बट एक B2B जाना पड़ेगा. तो वहाँ से कुछ इंस्पिरेशंस, कुछ लर्निंग्स है. तो हमने अपने कंपनी में एक इंस्टीट्यूशनल का वर्टिकल अलग खोला कि हाउ कैन वी बिल्ड ऑन इंस्टीट्यूशन. वेरी नाइस, राइट. उसके पहले हमारा वर्टिकल नहीं था. सिमिलरली अगर हम बात करें तो कुछ कंपनीज ने जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड ही करती है, 99% कंपनी. कुछ कंपनी ने SMT को एज अ सेपरेट वर्टिकल करा है, तो जो स्टैंड अलोन मॉडर्न ट्रेड है, बिकॉज वो आज के डेट में इंडिया में 30,000 हो गए जो मॉडर्न ट्रेड की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन मॉडर्न ट्रेड की चेन वाली निगोशिएशन पावर नहीं है. तो आज के डेट में मोस्ट ऑफ दी कंपनीज उस SMT को जनरल ट्रेड में ट्रीट करती थी, और जनरल ट्रेड के एक बंदे के 40 कॉल में एक वो कॉल आता था. उस हमारे लिए भी वही होता था, हम उसी को वैसे ट्रीट करते थे. बट उसको एक अटेंशन 5 मिनट का नहीं चाहिए, 25 मिनट का चाहिए, तभी जाके आप वहाँ से आपकी डेप्थ बढ़ सकती है, वहाँ से आपकी वेलोसिटी बढ़ सकती है. आप SMT में 4 SKU डाल सकते हो, सॉरी FGT में 4 SKU डाल सकते हो, लेकिन SMT में आप 40 भी डाल सकते हो, क्योंकि वो बड़ा स्टोर लेके बैठा है. आपके प्रोडक्ट की एक्सपेरिमेंटेशन वहाँ से हो सकते हैं. आपका अगर कोई NPD आपने लॉन्च किया है, तो वहाँ से कस्टमर, क्योंकि देयर इज़ नो रिटेलर स्टैंडिंग बिटवीन द प्रोडक्ट. बट हमारा बंदा अगर GT वाला ही जाएगा
तो हमने SMT को वर्टिकल सेपरेट किया, डाबर ने सेपरेट किया था. वी गॉट द नेशनल हेड ऑफ डाबर हु वाज लीडिंग द SMT वर्टिकल इन निलॉन्स. SMT क्या होता है, मैंने देखा नहीं. एक मॉडर्न ट्रेड हो गया, जो आपका डीमार्ट हो गया, राइट. डीमार्ट वेलनेस फॉरएवर टाइप हो गया. वेलनेस फॉर जो नेशनल है. लेकिन आपके अगर बॉम्बे में आप देखोगे पटेल है, जो उस कल्याण तरफ है, उनके 46 आउटलेट है. वो सिर्फ बॉम्बे में है, बॉम्बे से बाहर कहीं नहीं. 40 आउटलेट्स है, राइट. लेकिन दे स्टिल हैव अ नेगोशिएटिंग पावर. और भी बेसिकली SMT इज अ स्टैंड अलोन मॉडर्न ट्रेड विच बिहेव्स लाइक अ मॉडर्न ट्रेड वेयर देयर इज नो रिटेलर स्टैंडिंग बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द कस्टमर. आप अपनी बास्केट खुद ले जा रहे हो, ट्रॉली ले जा रहे हो, प्रोडक्ट को आपको टच एंड फील करने की मौका है. तो बंदे है ही नहीं वहाँ पे. वहाँ बंदे हैं नहीं. जो बंदे सिर्फ स्टॉकिंग के लिए आते हैं वो बंदे हैं. आपका प्रमोटर खड़ा होकर आपके प्रोडक्ट प्रमोट कर सकता है, लेकिन उनके पास एक नेशनल चेन की नेगोशिएशन पावर नहीं है. उनके 1 आउटलेट, 2 आउटलेट, 3 आउटलेट है, बट आपने कस्टमर के प्रोडक्ट के बीच का जो डिस्टेंस था वो हटा दिया. तो यहाँ से एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. आज इंडिया में 30,000 SMT हो गए. बहुत सारे हैं. तो पूना जैसे शहर में 500 है, बॉम्बे जैसे शहर में 3,000 है. तो ये जो SMT आउटलेट्स हो गए. यहाँ पे आप दिल्ली में जाओगे तो आपको राज मंदिर हो गया, बनिए की दुकान हो गया, ये सारे स्टोर है. 5-10 आउटलेट, 20 आउटलेट है. तो ये गॉट इट. निलॉन्स का DNA क्या है? 3 वैल्यूज, कितनी वैल्यूज है आप लोग की? निलॉन्स की सर DNA जो है, वैल्यूज, प्रिंसिपल जो कहते हैं, 3-4-5 चीज़ें हैं लार्जली. वन इज वी बिलीव इन पॉसिबिलिटीज, राइट. दैट इज अ फंडामेंटल पॉइंट, राइट. एंड हेंस व्हेन यू ये मत बताओ क्या नहीं हो सकता, ये बताओ क्या हो सकता है. पॉसिबिलिटीज है. और जब एंड सेकेंड इज पॉजिटिविटी, थर्ड इज ओरिजिनलिटी, राइट. एंड इसको मैं डायलॉग में बोलता हूँ कि सर्फ एक्सेल बोलता है डाग अच्छे हैं, विच मीन्स कि वी आर इट्स ओके टू फेल. ये DNA हमारे कंपनी में बहुत स्ट्रांग है. तो कहीं कोई गाली गलौज, डांट डूट वाला कंसेप्ट ही नहीं है. रिस्पेक्ट पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट निलॉन्स. वी स्टिल बीइंग अ 500 करोड़ कंपनी स्टिल फॉलो द G कल्चर. तो हम आदमी को जी आदमी को G करके ही बुलाएंगे सभी को. तो हम ये बिलीव करते हैं कि आदमी पैसे ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्यार का भूखा है, तो आप उसको वो देना ज़रूरी है. तो वो हम अभी भी बिलीव करते हैं और उसको देते हैं. वो तो दिखता है अपने. हाँ. तो और हमारा टैगलाइन भी है, इसमें प्यार मिला है. तो एंड यू हैव टू लिव दैट. तो एंड नेक्स्ट इज कि वी आर मतलब जिसको बोलते हैं ना कि हम जुझारूपन जिसको बोले कि आप रास्ता, वो पॉसिबिलिटी से भी आ गया कि आप ढूंढ लोगे. हाँ, रेस्टलेसनेस. आपके अंदर आपको वो भूख रहनी चाहिए. हम भूखी कंपनी है. हम कभी सेटिस्फाइड नहीं है. हम भूखी कंपनी, हमको और ड्राइव. तो ये चीज़ें हैं जो निलॉन्स के आप मतलब आप किसी से भी मिलोगे तो आपको ये दिखेगा. और एक ओनरशिप आपको हर एक में दिखेगी. मतलब आपको जैसे आपको सेल्स हेड जो है वो फिनेंस का भी बात बना पाएगा, ऑपरेशंस का भी बात बना पाएगा. वो कनेक्टेड है. वो ऐसा नहीं कि वो साइलोज में काम कर रहा है. वी आर एज अ क्लोज निट कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन. एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज आई स्ट्रांगली बिलीव कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर बचपन में आप पूछे कि आपको खेलना पसंद था कि पढ़ाई करना, तो हर व्यक्ति बोलेगा खेलना. हमको खेलना ही पसंद होता है. वी वर बॉर्न टू प्ले, राइट. और हम जब बोलते हैं आपको जब काम नहीं लगता, खेल लगता है, तो आप 16 घंटा भी काम कर जाते हो, आपको घर लौटने की इच्छा नहीं होती. तो इफ़ योर वर्क प्लेस इज बिकमिंग अ प्ले प्लेस, देन यू विल डू वॉट एवर. एंड दैट इज़ जॉब ऑफ अ कल्चर, कि आपको वहाँ आके वो काम लग रहा है या आपको वो काम खेल लग रहा है. और वो गठाने बनेगी, रंजिशें बनेगी, तो काम लगने लगेगा, खेल लगने लगेगा, और पीपल विल स्टार्ट मूविंग आउट. तो वो एक पार्ट ऑफ द कल्चर है कि हमको गठाने बनने. ये कैसे कर सकते हैं? हाउ डू यू मेक अ प्लेस प्ले विथ मोर एंड मोर इंटरेक्शन. सो एक तो है कि आप जब फॉर एग्जांपल सर्फ एक्सेल कहता है डाग अच्छे है, तो आप जब फियर को हटा देते हो, तो पहली बार खेल में क्या होता है कि आप अगर गेम हार गए तो आप कुछ नहीं, आगे कल वापस खेलना है ना. खेल का सबसे बड़ा क्या है कि आप परमानेंट पड़ेगी तो अगले दिन नहीं आऊंगा मैं. हाँ, पड़ेगी तो अगले दिन खेलने नहीं आऊंगा. तो खेल का सबसे बड़ा है कि आपका गेम खत्म, 90 मिनट्स खत्म, अगला 90 मिनट्स में वापस 0 से स्टार्ट करने का मौका है, राइट. तो डाउन साइड प्रोटेक्ट करके खेल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं. तो दैट इज द अप्रोच. तो अगर डांट नहीं पड़ेगी तो आदमी मोर प्रोन टू प्ले रहेगा, राइट. अगेन डिमांडिंग रहेंगे, सवाल पूछे जाएंगे, सब कुछ रहेगा. और आप जब डिमांड करोगे ना, तो जो उस कल्चर में जिनसे डिमांड नहीं फुलफिल होती वो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, और जिनसे डिमांड फुलफिल होती वो अपने आप बढ़ते चले जाएंगे. बट डिमांडिंग है. तो इसमें जहाँ हम कल्चर चेंज करें, तो आज के डेट में जब कल्चर और साइंस की तरफ जा रहा है, तो देयर वेर सम
ग्रेट आर्ट स्टॉलवर्स स्टिल इन निलॉन्स, जिन्होंने निलॉन्स में एक ज़माने में बहुत काम किया है, मतलब एक टेरिटरी को 1 करोड़ से 20 करोड़ किया है, लेकिन अब इस साइंस के साथ नहीं कर पा रहे। तो वो बोले कि सर अब इस कल्चर के साथ हम नहीं कर पाएंगे, हम जाते हैं। तो वहाँ पे भी कंपनी ने ये नहीं बोला कि हम आपको रोक देंगे। पॉइंट इज कंपनी सर्वप्रथम। दैट इज वेरी गुड पॉइंट। अगर आप कोई नए धंधे में भी घुस रहे हो, नई सर्विस भी स्टार्ट करो, पहले खुद करो। एंड वो भी करना चाहिए। लाइक मान लो आप एक स्केल पे पहुंच गए कंपनी में, आपने वो जो स्केल में पहुंचे हो आप टीम से ही करवा रहे हो, आपको भी आता है उनको भी आता है, बट आप एक नए सर्विस स्टार्ट कर रहे हो, क्या उसके लिए अप्रोच क्या होना चाहिए कि आप एक सीनियर लीडर हायर कर रहे हो जो वो कर सकता है, दैट कैन बी वन अप्रोच, और इफ यू वांट टू डू इट योरसेल्फ यू डू इट बट यू लर्न एंड देन यू टीच, क्या होना चाहिए? दोनों हो सकता है। यू शुड हाँ, तो दोनों हो सकता है, बट अगर आप कुछ नया कर रहे हो और अगर आप उसमें कुछ दिन इन्वॉल्व हो तो आपको उसकी जो लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग रहेगी, योर क्वालिटी ऑफ डिस्कशंस जो जिसको आप हायर कर रहे हो वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होगी। जैसे हम बोले कि और इंडिया आयर हेड अगर मार्केटिंग हेड बन गया लेकिन उसको मार्केटिंग ही नहीं आती हो तो वो टीम उनके साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगी। तो आपको सब्जेक्ट मैटर तो समझना ही पड़ेगा। एंड पीपल, व्हाट इज पीपल? सी पीपल, सो देयर आर पीपल, अगेन हम उस पर बात करें तो व्यक्ति ही परफॉर्म करता है। तो पहले कल्चर इसलिए इंपॉर्टेंट, अगर आपने बहुत अच्छे व्यक्ति ले आए लेकिन आपका कल्चर अगर अच्छा नहीं है तो आपके साथ 6-8 महीने काम करेंगे और फिर तो लोग बहुत अच्छे हैं बट वो एनवायरनमेंट और वो सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो भी छोड़ देंगे बिल्कुल। और ह्यूमन का सबसे इम्पोर्टेंट जो नीड होता है ना वो फ्रीडम होता है। आदमी इंडिपेंडेंस चाहता है। अगर आप उसको बहुत कंट्रोलिंग करके रखोगे तो उसके थॉट को रोक के रखोगे तो आदमी ढूंढेगा। तो उसको ऐसा लगता है मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, मैं क्या ला रहा हूँ। वो आदमी हर एक दिन शाम को अपने सवाल पूछता है। तो वो फ्रीडम इंपॉर्टेंट है। बट पीपल आर द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर आफ्टर द कल्चर इज बिकॉज जो सेम चीज़ है ना उसको देखने के डिमेंशंस अलग अलग हो सकते हैं। और कोई एक डिमेंशन से देखेगा, कोई 2 डिमेंशन से देखेगा, कोई 15 डिमेंशन से देखेगा। उसको एग्जीक्यूट कराने के तरीके अलग हो सकते हैं। उसको कोई आदमी बहुत इंडिविजुअली ग्रेट वर्कर है बट वो मल्टी डिपार्टमेंट को लेके नहीं चल सकता। और एज यू बिकम मोर एंड मोर सीनियर यू रियलाइज दैट आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आपको 4 लोगों को साथ में लेके चलना होगा, 4 डिपार्टमेंट को साथ में लेके चलना होगा। तो जब हम पीपल को इंटरव्यू करते हैं तो हम पीपल को इंटरव्यू करते समय हमेशा हाउ पार्ट में बहुत डीप जाते हैं कि कैसे करोगे। नहीं, आपने अगर इंटरव्यू में कैसे करोगे नहीं, आपने पहले में मैंने ये अचीवमेंट की है, कैसे किया है। हम एक इंटरव्यू अगर 2 घंटा चलता है तो हम 200 पॉइंट पे बात ही नहीं करते, हम 2 पॉइंट पे ही आधा घंटा डीपर जाते हैं। क्योंकि अगर उसने एक्चुअली हाउ किया था ना तो वो हर स्टेप में इन्वॉल्व था। फिर मुझे क्या चैलेंजेस आए थे, कौन से डिपार्टमेंट से चैलेंज आए थे, मैंने उसको कैसे हैंडल किया था। तो वो हाउ पार्ट में जब जाके लेके जाता है तो समझ में आता है कि हाउ गुड ही वाज विद पीपल। वेरी गुड हायरिंग टिप आल्सो। हाँ, सो हाउ पार्ट में हम लोग काफी जाते हैं। हम 40 पॉइंट में नहीं जाते, 2 या 3 पॉइंट में डीप जाते हैं। तो हाउ पार्ट फॉर मिड एंड सीनियर लेवल, बिकॉज हाउ पार्ट में अगर वो करके आया सही से। काफी बार लोग बोलते हैं हमने ये कर लिया था, ये प्रोजेक्ट किया था। इसको फेस वैल्यू में मत लो, डीप जाओ, बताओ कैसे किया था और फिर क्या हुआ था, फिर क्या चैलेंज आए थे, फिर उस डिपार्टमेंट ने क्या नुआंस से समझ में आता है। तो उसको आपने क्या चैलेंजेस कैसे फेस किया, कैसे हैंडल किया, क्या इंजीनियरिटी लाई, वो जब समझ में आता है तो व्यक्ति समझ में आता है। सो दैट्स हाउ वी टिपिकली डू। अनमोटिवेटेड लोगों को मोटिवेट कैसे करें? सी मोटिवेशन के ऐसे बहुत लोग होते हैं ना जिनमें मतलब 23-24 साल के ले लो, 23-24-25 साल के होते हैं जिनको इतनी सी स्किल नहीं है, थोड़ा सिखाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, बट उसके बाद भी वो ड्राइव को कैसे लेके आ सकते हैं। मतलब उनको लगता है कि यार कितना ही करूँ, 7 बज गए, इसका तो नहीं करना। कुछ होते हैं जो करते हैं खुद से, बहुत सारे होते हैं जो खुद से नहीं करते हैं। क्या इसका वो कल्चर चेंज करना चाहिए? टिपिकली 6 मोटिवेटर्स है सर। प्ले, पर्पस, पोटेंशियल। प्ले, पर्पस, पोटेंशियल, इकोनॉमिक, इमोशनल एंड इनर्शिया। ये सब आप कहाँ से लाते हो फंडे सर? हाँ, ये प्राइम टू परफॉर्म करके किताब है। प्राइम टू परफॉर्म। 3 स्ट्रेटेजिक मोटिवेटर होते हैं और 3 टैक्टिकल मोटिवेटर होते हैं। टैक्टिकल से आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा बट शॉर्ट टर्म मिलेगा। दे विल वर्क ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अगली बार ज़्यादा करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक है जो लॉन्ग टर्म देंगे। तो आपके जो नीचे के 3 है, इकोनॉमिक, इमोशनल, इनर्शिया, उसको अगर दे दिए कि मैं किसी को इंसेंटिव दूंगा तो परफॉर्मेंस आएगा, ये स्ट्रेटेजी हो गया ना। ये टैक्टिकल हो गया। टैक्टिक आपने यूज की इमीडिएट रिजल्ट लाने के लिए। पैसे ज़्यादा दे दिए, आपने इंसेंटिव दे दिया, काम कर देगा। इमोशनल मोटिवेट कर दिया थोड़ा सा। आपने इमोशनल नेगेटिव हो जाता है और पॉजिटिव नेगेटिव भी हो जाता है कि देख कल काम नहीं करेगा ना तो निकाल दूंगा। वो इमोशनल। इनर्शिया है कि ये ले रेजिग्नेशन लेटर, टर्मिनेशन लेटर निकल, नहीं सर कल से ऐसा नहीं करूंगा। तो इनर्शिया इज झटका देना।
इमोशनल इज थोड़ा थोड़ा करना। तो बच्चे को बोलते हैं ना, पहले दिन बोलते हैं कि नहीं करेगी तो कल खाना नहीं देगा, अगली बार खाना नहीं दिया तो अगली बार घर के बाहर बिठा दूंगा। So out of the 3, 2 are negative motivators. All three are negative. नहीं, इकोनॉमिक पैसा इकोनॉमिक भी आपको अगली बार 1000 रुपए के इंसेंटिव पे आप नहीं काम करोगे, बल्कि 1500 मांगोगे। दे विल ऑल वर्क ऑन डिमिनिशिंग यूटिलिटी। आपने इनिशियली लो हैंगिंग फ्रूट तो 1000 में कर लिए, इसलिए मेरा मन नहीं करता है करने का। मतलब मुझे लगता है ये गलत तरीका है मोटिवेट करने का। मोटिवेटर है, बट इसको खाने में नमक की तरह यूज करना है, कम डालना है, राइट। ऊपर के जो 3 है उसमें हाईएस्ट लेवल मोटिवेटर जो है, मैंने आपसे कहा प्ले इज 10 on 10 मोटिवेटर, राइट। आदमी कभी खेलने से नहीं थकता। उससे नीचे है पर्पस। गांधी जी ने कहा व्हेन यू फाइंड द पर्पस द मीन्स विल फॉलो। आप कितने ही लोग हैं जो आपके एनजीओ के साथ जुड़े हैं कि मुझे पूरे दुनिया के सी से वेस्ट हटाना है, वो पैसा भी नहीं मांगता, वो सालों तक वो उसी प्रोजेक्ट पे लगा है। तो आपने अगर ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के साथ लोगों को जोड़ दिया या उनके पर्पस को ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक कर दिया, दे विल बी ऑलवेज मोटिवेटेड, अपने आप उठ के आएंगे। नेक्स्ट इज पोटेंशियल। अगर आदमी को लगता है कि हाँ मेरा पोटेंशियल बढ़ रहा है, कल मैं यहाँ था, आज कंपनी ने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे को ये और एक रोल दिया, एक और एडिशनल जिम्मेदारी दी, तो आदमी को लगता है माय पोटेंशियल इज इंप्रूविंग। तो दीज 3 आर स्ट्रेटेजिक मोटिवेटर। आजकल जो जेंजी होता है आपने उनमें क्या देखा है? आज का जेंजी तो प्ले है, खेलना है। और खेल कैसे लेके आओगे काम में? देखिए, खेल के अगर आप देखेंगे रूल्स क्या है, स्कोरबोर्ड है, तो आपको एक समझ में आ रहा है मैं कहाँ जा रहा हूँ, राइट। खेल में अप्रिसिएशन है, लोग तालियां बजा रहे, अच्छा किया तो देयर इज अ रिस्पॉन्स दैट इज कमिंग। खेल के अंदर रूल्स भी है, खेल के अंदर टाइमिंग्स भी है। तो ये एस्पेक्ट्स को अगर आप लेके आते हो, तो फॉर एग्जांपल अगर हमने सेल्स टीम की बात करें तो हमने ये डेली बेसिस पे कौन ऐसा करेगा उसके लिए ये रिवॉर्ड है, मंथली करेगा ये रिकॉग्निशन है, इस प्रकार से चीज़ें हमने डाली, तो वहाँ से एक एक्साइटमेंट लोगों के बीच में आ जाती है। तो आप कैसे हर चीज़ को खेल की तरफ ले जा सकते हो। आज के डेट में फॉर एग्जांपल मैंने एक निलॉन्स में स्टार्ट किया, एवरी मंथ ऑफ द 30th लास्ट डे ऑफ द मंथ वी डू जिसमें फैक्ट्रीज से, मार्केट से और सब लोग जूम कॉल पे ज्वाइन होते हैं और ऑफिस में होता है। वो 30 मिनट्स में हम सिर्फ इस महीने की जो 10-15 में हर एचओडी से पूछता हूँ आपकी टीम की बेस्ट अचीवमेंट्स क्या थी, और वो 10 अचीवमेंट के लिए मैं एक 30 मिनट्स का स्पीच देता हूँ, राइट। 20 मिनट। बहुत नीचे एक वर्कर ने कुछ काम किया, अच्छा किया, लेकिन उसको मालूम ही नहीं मेरे इस काम का असर कंपनी पे कैसा हो रहा है। तो जब आप उसको अप्रिशिएट करते हो 10, 15, 20 लोगों को इम्पैक्ट, तो हर व्यक्ति को मैं अपने, क्योंकि ही इज अब 25,000 का सैलरी का एक जूनियर व्यक्ति जो शायद से मेरे को उसका नाम भी नहीं पता होगा 25,000 ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उसको मालूम पड़ता है कि मेरे काम का इम्पैक्ट कंपनी पे ये हुआ। वो अगले जाके अपने घर पे बताएगा कि सर ने मेरा नाम लिया, ये वीडियो में ऐसा हुआ, वो हुआ, और वो जो आपके साथ अगले 2 साल तक वो और ऐसी आइडियाज ढूंढते रहेगा कि कैसे मैं कंपनी में और इम्पैक्ट करूँ। तो ये जो बहुत सिंपल सी पॉइंट है, लेकिन आप एक टाउन हॉल करके हर महीने में 30 मिनट्स अगर ये बोल दो तो हर व्यक्ति को समझ में आता है। और जो लोगों को नहीं नाम आया वो होता है कि अगली बार मेरा कैसे नाम हो कि मैं भी कंपनी के उस इम्पैक्ट में हिस्सा बना रहा हूं। तो दीज आर वेरी सिंपल, बट बहुत सारी कंपनीज ये एफर्ट मे बी वो एक रिवॉर्ड दे देती है, बट मेरा एक कहानी, मेरा स्टोरी टेलिंग का मतलब है मैं उस वो काम कितना डिफिकल्ट था, क्योंकि मैंने 0 से कंपनी 8 करोड़ से यहाँ तक, मुझे हर चीज़ पता है वो काम कितना डिफिकल्ट था, क्यों आज तक नहीं हुआ, इसने क्यों किया, मैं उसको 5 मिनट तक बताता हूँ, रादर देन कि बहुत अच्छा किया ताली बजाओ सर्टिफिकेट। जब आप 5 मिनट तक उसकी स्टोरी टेल करते हो ना, तो वहां से गिव इट टाइम, ऐसे जल्दबाजी मत करो। 6-7-8 ही रिकॉग्निशन है, 40 मिनट मीटिंग चलेगी, लेकिन हर एक को 5-5 मिनट दो। उसने क्या इम्पैक्ट किया, क्यों किया, हाउ डिफिकल्ट इट वाज, तो उसके साथ जो वो कनेक्ट हो जाते हैं और बाकी लोग भी कनेक्ट हो जाते हैं। 3 घंटे होने वाला है रिकॉर्ड करते करते। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, बट आई थिंक इसको अब यहीं रोकना पड़ेगा। हाँ जी, इसको दोबारा अगली बार हम बैठेंगे तो एक नया टॉपिक करेंगे। बट थैंक यू सो मच, एक्साइटिंग था, फन था। हाँ, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू फॉर आस्किंग रेलेवेंट क्वेश्चन। 6-7 पेजेस ऑफ नोट्स, रियली गुड स्टफ। थैंक यू। अगर आपको ये बिजनेस पॉडकास्ट पसंद आया तो आपको आई बटन पे क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट देखनी चाहिए, जहाँ पे हम बहुत सारे फाउंडर्स को बुलाते हैं अलग अलग इंडस्ट्री से, और उनसे बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। इससे आप सीख के आप भी कल खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सो आई बटन पे क्लिक करके वो प्लेलिस्ट जरूर देखना।